को हम लोग इस तरीके से ऐसे लिंक कर दें। अगर आप कहोगे तो लिंक कर देंगे, अगर आप कहोगे अलग अलग पढ़ाना है तो मैं अलग अलग पढ़ा दूंगा, लेकिन उसको हम लोग एंड पे पढ़ेंगे, एंड पे डिस्कस करेंगे जाने से पहले। सो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. I hope you all are doing well. This is your host Muhammad Danial Kamal. I am the CEO and co-founder of READ Resilience and Adaptation. Along with, I'm also serving my role as Secretary SDGs at the Prague Association, where I, along with my whole team, are serving our purpose to educate the youth on sustainable development goals and all the things that are going in the world. सो आज का हम लोग सेशन जो हमारा है वो STG8 के ऊपर है और हम उससे स्टार्ट करते हैं। यमुना, वुड लाइक रिक्वेस्ट यू प्लीज आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। So, as you all know that today's our session is on SDG8, that is on decent work and economic growth. हम लोग इसको मजीद आगे बढ़ते जाएंगे और ये इम्पोर्टेंट रखता है या एक तरीके से अपनी अहमियत का हामिल इस तरीके से है कि जो SDG9 हम लोगों ने पढ़ा था, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ ये बहुत ही ज्यादा लिंक करता है, या यूं कह लीजिए आप कि ये कोइंसाइड करते हैं। जहाँ जहाँ SDG9 के ऊपर काम हो रहा होगा वहाँ पे SDG8 के ऊपर भी उतना ही काम हो रहा होगा या उससे थोड़ा सा कम काम हो रहा होगा। लेकिन आप ये कह लो कि 19-20 की जो प्रोग्रेस है, या आप कह लो कि जो साइमल्टेनियस प्रोग्रेस है, वो SDG8 और SDG9 की एकदम एक साथ चलेगी, सांझे से चलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हूँ। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी तक जो SDGs पढ़ ली है, दोज आर SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, और आज हमारा जो SDG है दैट इज ऑन 8। जो बाकी SDGs रह चुके हैं, दोज आर SDG12, SDG13, 14, 15, 16 एंड 17। और एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप्स एक और सरप्राइज है, प्लीज उसका उसके लिए इंतजार कीजिएगा, बिकॉज वो इन तमाम SDG से थोड़ा सा हटके है और उसके ऊपर ज्यादा बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर उस SDG के ऊपर या एक तरीके से उस चीज के ऊपर अभी इतनी ज्यादा बात नहीं हुई। इंटरेस्ट सबका है लेकिन नॉलेज ज्यादा नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज, आप ये कह लो कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर रॉ डाटा नहीं है। और उस SDG को हम लोग मजीद आगे डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे आप कह लो वक्त करीब आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में सो स्टार्ट करते हैं आज के SDG से, SDG8 दैट इज ऑन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल 8 का जो प्रॉपर्ली स्टेटमेंट है वो क्या है? गोल 8 is meant to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से उन्होंने जो एक कंट्री की मईशत है उसकी प्रोग्रेस उन्होंने करनी है। किस तरीके से करनी है? सस्टेनेबल वे में, एक तरीके से वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाए, प्रॉपरली इंक्रीज करती जाए, और इंक्लूसिव का मतलब ये है कि हर बंदा अपना किरदार अदा कर सके, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो। फुल का मतलब ये है कि बराबरी के साथ इक्विटेबल, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्तियां स्टार्ट होती होती रहनी चाहिए, और डिसेंट वर्क सबको मिलना चाहिए। डिसेंट वर्क से मुराद है कि ऐसा वर्क जहाँ पे आपकी राइट्स की, आपकी आपकी कह लो आपकी सोशल फैक्टर्स की, या आपकी कह लो सोशल वर्क लाइफ की इज्जत आपको मिल रही हो। ये है उसका मतलब। ये वैसे उसका मतलब है, लेकिन हम डिसेंट वर्क को मजीद आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट एम्स एट फॉस्टरिंग इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल वर्कर्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, रेस और जेंडर। इसका मतलब ये है कि जो SDG8 का मकसद है वो ये है कि हम लोग मीशत के ऊपर फोकस तो करें और उसकी उसकी बढ़ोतरी के ऊपर भी हम लोग फोकस करें, लेकिन तमाम जो काम करने वाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और इस चीज को हम लोग ना देखें कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस नस्ल से है, या उनका जेंडर क्या है। हम लोग उनको, तमाम लोगों को बराबर समझ कर उनसे काम लेते रहें और अपनी मईशत को आगे से आगे मजबूत करते चले जाएं। मजीद
जो इसके थोड़े से, अब मैं कहता हूँ इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं पॉइंट्स, वो कौन कौन से हैं। जो पहला पहला पॉइंट है वो ये है कि SDG 8 जो है, इसका जो प्राइमरी गोल है SDG 8 का, वो ये है कि इट इज मेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये एक कंपनी की या एक कंट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से मुराद यही है कि जितने भी जो काम करने वाले होंगे वो मुख्तलिफ आप कह लो इलाकों के या मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले होंगे। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम लोगों ने SDG 9 के अंदर भी पढ़ा था कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और साथ ही साथ डाइवर्सिटी, चाहे वो इंडस्ट्रीज के अंदर हो या चाहे वो आप कह लो टेक्नोलॉजी के अंदर हो, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें SDG 9 के साथ मिल रही हैं, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रही है, या एक तरीके से कह लो साइमल्टेनियसली एडजॉइन कर रही है। किस तरीके से कि उधर हम लोगों ने बात की थी कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, और इधर वो बात करें डाइवर्सिटी होनी चाहिए हमारे वर्कर्स के अंदर। और वर्कर्स काम करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, या इंडस्ट्रीज के साथ साथ जितनी भी बाकी सेक्टर्स ले लो उनके अंदर। और इसके अंदर आप मजीद ये कह लो कि जो SDG 8 है, ये आप कह लो इसकी जो प्रोग्रेस है उसको मेजर भी किया जाता है, उसको मॉनिटर भी किया जाता है, और उसको इवेलुएट भी किया जाता है। अगर मैं इसके थोड़ा सा रॉ डाटा की बात करूं, या इसकी कह लो अगर मैं इसके थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा की बात करूं, तो वो ये था कि जो अगर हम लोग पूरी दुनिया की इकोनॉमी को देखें या पूरी दुनिया की मीशत को देखें, तो वो सीरियस थ्रेट के अंदर है। हमें SDG 8 की जरूरत क्यों लाहक हुई? मल्टीपल क्राइसिस है। और अगर हम लोग पूरी दुनिया की रियल GDP को देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखें, पर कैपिटा, मतलब कि एक जो आदमी है या एक जो औरत है पूरी दुनिया के अंदर, वो कितनी ज्यादा GDP को मुख्तिस कर रही है, वो 2023 के अंदर जो उसका डाटा देखा गया था, या जो उसका डाटा फोरकास्ट किया गया था, वो ये शो करता था कि इसने हमारी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो डाउन कर लिया था, उसको आहिस्ता कर दिया था। इसके साथ साथ हमारी जो मईशत थी उसके लिए डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा जो वर्कर्स थे वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे थे। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से मुराद ये है कि एक एक आदमी या एक औरत जो स्किल रखती है नेसेसरी अपनी फील्ड के रिगार्डिंग, वो उस फील्ड में जाने के बजाय किसी और फील्ड में चले जाएगी। फॉर एग्जांपल मी बीइंग एन इन्वायरमेंटल साइंसेज स्टूडेंट या ग्रेजुएट, अगर मैं अपनी इन्वायरमेंट की फील्ड के से हटकर जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? आइदर आप कह लो, अगर मैं बिजनेस में चला गया तो मैं अपनी फील्ड से डेविएट कर जाऊंगा, मैं अपनी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से डेविएट कर जाऊंगा, मैं इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ चला जाऊंगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। इसका मतलब मैंने आपको बताना चाह रहा था कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। हम लोग एक और चीज देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो चुकी है, और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज करता जा रहा है। 2023 के अंदर इंक्रीज हुआ था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके, या जो आपके लोग हमारे टारगेट सेट हो रहे हैं 2030 तक, उससे पता चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज हो रहा है। मोर प्रोग्रेस नीडेड है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रोग्रेस करेंगे तो तभी हमारी जो आप कह लो गोल्स हैं हम लोग उनको मीट कर पाएंगे, और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज को पैदा करना है। किसके लिए? नौजवानों के लिए। इससे क्या होगा? हमारी जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस होगी, और लेबर मार्केट के अंदर जो इनइक्वालिटी आई हुई थी वो कम से कम होगी, या आप कह लो एक तरीके से वो कंप्लीटली या मिनिमाइज हो जाएगी या प्रॉपरली कैंसिल आउट हो जाएगी। और इससे दो चीजों का आप कह लो मार्केट के अंदर आएगी, या दो चीजें पैदा होंगी। एक तो ये था कि हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा वो सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। और दूसरा, जो आप कह लो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे यकीनी बनाया जाएगा। किस तरीके से यकीनी बनाया जाएगा? जब हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, हमारी रसाई उन फाइनेंशियल सर्विसेज तक इम्प्रूव कर दी जाए। और अगर मैं एक वैसे एग्जांपल दे दूं तो वो ये था कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 2022 के अंदर सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ था, कम हुआ था, और वो फॉल किया गया था 5.4 परसेंटेज
जो 2020 के अंदर आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा से ज्यादा था, मतलब कि पेंडेमिक के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा से ज्यादा था। और जैसे ही 2022 आया था, जब पूरी दुनिया ने प्रॉपरली आप कह लो एम्प्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट हुई थी और काम करने की तरफ, फिजिकल काम करने की तरफ शिफ्ट हुई थी, तब अनएम्प्लॉयमेंट का जो आप कह लो ग्राफ था, या एक तरीके से जो परसेंटेज राइज कर रही थी, वो डिक्रीज कर चुकी थी। और नेक्स्ट स्लाइड में मुना प्लीज। अब सवाल पैदा होता है कि हम लोगों ने पहले बात तो कर ली थी कि डिसेंट वर्क फॉर ऑल, जो SDG 8 की प्रॉपर स्टेटमेंट कहती है, लेकिन डिसेंट वर्क से क्या मुराद है? डिसेंट वर्क का मतलब ये होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको देना काम करने के लिए, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़े, उनकी स्किल्स की एनहांसमेंट हो, उनको एक फेयर इनकम मिले, उनको काम करने वाली जगह पे प्रॉपरली उनकी आप कह लो सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी इन अ सेंस, आइदर वो सोशल सिक्योरिटी हो, या आइदर उनकी आप कह लो हेल्थ की या लाइफ सिक्योरिटी हो, या फिजिकल सिक्योरिटी हो। और ऑल्सो जो उनकी फैमिलीज है, उनको सोशल प्रोटेक्शन मिले। अच्छा, सोशल प्रोटेक्शन फैमिलीज के रिगार्डिंग इस तरीके से है कि सॉरी, आइदर उनकी हेल्थ की जो सोशल हमारे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स के अंदर हमारा पीस ऑफ माइंड आता है। हमारा पीस ऑफ माइंड के साथ हमारी जो एजुकेशन का सेक्टर आता है, हमारा हेल्थ का सेक्टर आता है, हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटीज, वो सारी सोशल प्रोटेक्शन के अंदर आती है। मतलब कि ऐसी जॉब हमारे काम करने वालों को मिले या पूरे लोगों को मिले जहां पर हमारी फैमिलीज भी एक तरीके से सोशली प्रोटेक्ट रह सके। मतलब कि अगर कल को आइदर कोई हमारी हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है हमारी फैमिली की, या हमारे एक चाइल्ड को पढ़ाना हो, तो वो कंपनी जो फिर इनकम दे रही है या सैलरी दे रही है, उससे जो उस काम उस आप कह लो उस आदमी के या उस औरत के खानदान वाले हैं, वो आराम से इन राइट्स को प्रॉपरली ऑब्टेन कर पाए और आगे बढ़ पाए। एनीवन रेज द हैंड? अगर किसी ने कोई हैंड रेज किया तो प्लीज लेट मी नो। आई थिंक सो कि नहीं किया तो अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं स्लो स्लो बोलूंगा, इस वजह से माजरत। अच्छा, मजीद क्या कहते हैं SDG 8 के अंदर जो डिसेंट वर्क है, डिसेंट वर्क इज ऑल्सो मेंट टू शो बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में उसकी स्किल्स आ जाती हैं। स्किल्स आने के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा करना है, उसकी पीस ऑफ माइंड को ध्यान रखना है। और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे कुछ आप कह लो ऑफिस हैं, ऐसे कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जहाँ पर एक वर्कर की वो कंपनीज अपने वर्कर्स की पर्सनल डेवलपमेंट का ध्यान रख रही है कि आइदर उनका जो वर्कर है वो काम करने से उकता तो नहीं गया, आइदर उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और वर्ल्ड वाइड अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जितने भी गूगल की वर्क स्पेसिस हैं या गूगल के ऑफिस हैं, चाहे आप वो पोर्टुगाल की एग्जांपल ले लो, चाहे वो आप पोलैंड की एग्जांपल ले लो, जो जहाँ पे गूगल के ऑफिस, वहां पर हर चीज की रसाई है उनके वर्कर्स को, चाहे वो उनके स्नैक से ले लो, जिम से ले लो। लाइक अगर उनका वर्कर एक तरीके से काम करने से थक गया, ही और शी कैन टेक एन और ब्रेक, जिसके अंदर वो अपनी रेस्ट, या आइदर तो रेस्ट कर लें, या आइदर अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर लें। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पर्सनल डेवलपमेंट का आप कह लो ब्लॉक है, देर इज ऑल्सो सोशल इंटेग्रेशन, कि किस तरीके से SDG 8 एक वर्कर को सोसाइटी के अंदर अपनी जगह बनाने में हेल्प करता है। या आप इस तरीके से कह लो कि सोसाइटी किस तरीके से उस वर्कर को अपने अंदर एक्सेप्ट करती है। फॉर दिस डिसेंट वर्क इज रियली नेसेसरी। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े, अगर हमारे पास कंटिन्यूड लैक ऑफ डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज हो, मतलब कि ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटीज, या अगर डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कम होती चली जा रही हैं और लगातार कम होती चली जा रही हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हो या हमारे डिसेंट वर्क करने के अंदर भी, तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, अगर वो ही कम से कम है, और अगर हमारे पास अंडर कंजम्पशन होती चली जा रही है, तो इट विल लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। हमारी जो सोसाइटीज होंगी उनके अंदर
एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एक तरीके से इनइक्वालिटी आएगी, इंतशार फैलेगा, और जो हमारा बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या जो बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो शैटर हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो डिस्ट्रॉय होने के भी उसके चांसेस हैं। और जिसके अंदर ये था कि ऑल मस्ट शेयर इन प्रोग्रेस, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो आप तमाम को एक दूसरे के साथ शेयर करते चले जाना चाहिए, और नेवर लाइक लीविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे छोड़ देना नहीं चाहिए। वो टूट जाएगा जो हम लोगों ने की बिल्डिंग ब्लॉक्स या की बिल्डिंग पॉइंट्स बनाए हुए थे। अच्छा मेमूना, कुड यू प्लीज गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो डिसेंट वर्क है उसके की कंपोनेंट्स के। जो पहला पहला कंपोनेंट है आपके लोग, हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। द मिनिमम वेज is a basic labor standard that ensures workers are paid a fair wage for their work। इसका मतलब ये है कि ऐसी आप उस वर्कर को तनख्वाह दो जिससे वो वर्कर अपने पूरे दिन का, आप कह लो, उसको उसकी मेहनत का उसको पैसा मिल सके। विदाउट अ मिनिमम वेज इंटरनेशनली जो एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स को देते हैं, अगर वो लो होगी तो वो अपनी फैमिलीज को या वो खुद को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, ये उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि द मिनिमम वेज इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये किस तरीके से हो रही है? वो ये इस तरीके से हो रही है कि जब वर्कर्स को फेयर वेज मिलेगी, तनख्वाह प्रॉपर्ली मिलेगी, वो अपनी अपने एक तो अपना ध्यान रखेंगे, अपनी वेलबींग का ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे जो पब्लिक असिस्टेंट प्रोग्राम होते हैं या आप कह लो ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो छोटे छोटे जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च करती है, जिससे कि जैसे पाकिस्तान के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उनकी जो नीड है, उनकी जो जरूरियात है वो कम से कम होती चली जाएगी, और वही जो पैसा ये इन स्कीम्स के अंदर या इन प्रोग्राम्स के अंदर लग रहा होता है, वो पैसा आपकी दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर सपोर्ट रूल आउट हो जाएगा, या आप कह लो वो पैसा दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट होता चला जाएगा, जिससे जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो द मिनिमम वेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग इनकम inequality। Yes, Naila, you have raised your hand. Do you have a question, Naila? सर मैं ये कहना चाहती कि ये दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दे प्लीज। अच्छा, यही जो मैंने भी बोला था, द मिनिमम वेज इज एन इम्पोर्टेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये फॉर सर रिड्यूसिंग। ये सेकंड। तो अच्छा, इसका मतलब ये था कि जो कम से कम जो फेयर वेज मिलती है एक वर्कर को, मेहनत का पैसा एक वर्कर को जो एम्प्लॉय देता है, वो एक इम्पॉर्टेंट टूल होगा किसके लिए? गुर्बत के खात्मे के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। किस तरीके से? कि जो उसके हक हलाल की कमाई हुई है, उसके मेहनत का पैसा मिल रहा होगा। मतलब कि जो बाहर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि एक पर डे एक कंपनी को या एक एम्प्लॉय को अपने वर्कर को इतना पैसा देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू दैट मनी, जब वर्कर के पास वो मनी आएगी पर डे के हिसाब से, वो अपने ऊपर भी काम करेगा, अपनी वेलबींग का भी ध्यान रखेगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेगा, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा, अपने बच्चों की एजुकेशन को भी देखेगा, अपनी आप कह लो जो अपनी फैमिली की हेल्थ है या अपनी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको भी इंक्रीज करेगा। ये चीजें अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारे पब्लिक असिस्टेंस प्रोग्राम है, पब्लिक असिस्टेंस प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां पर आइदर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर बहुत कम करते हैं, लेकिन मेजोरिटी गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स की, जहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह ऐसे स्कीम्स या ऐसे इनिशिएटिव्स वगैरह लॉन्च करते हैं जहाँ पर वो गुर्बत, जो गरीब अफराद हैं या गुरबा है, उनके लिए वो पर मंथ कुछ ना कुछ पैसे वगैरह देते रहते हैं, उनके अकाउंट्स वगैरह में भेजते चले जाते हैं, ताकि उनसे उन जो उनकी जिंदगी है वो सस्टेन हो सके, वो एक तरीके से दोबारा से जिंदगी की राह पर बहाल हो सके। जब आप
का जो एम्प्लॉय है वो आपके वर्कर को प्रॉपर्ली फेयर वेज दे रहा होगा, देन जो पब्लिक असिस्टेंस प्रोग्राम्स है उनकी नीड कम से कम होती चली जाएगी। क्यों होती चली जाएगी कम? क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय है वो फेयर वेज दे रहा है। आप गवर्नमेंट को वो स्कीम्स वगैरह लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसकी एग्जांपल मैंने इस तरीके से दी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल समझने के लिए। जब वो पब्लिक असिस्टेंस प्रोग्राम को जब गवर्नमेंट को पब्लिक असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा, वही पैसा जो गवर्नमेंट इन प्रोग्राम्स के अंदर लगा रही है वो ऐसे प्रोग्राम्स में लगा लेगी, ऐसे इनिशिएटिव्स में लगा लेगी जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज को हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें, जहां पर हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, और हमारी जो प्रोग्रेस है, चाहे वो इकोनॉमी हमारी मैशत के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से हो, या हमारी इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, गवर्नमेंट वहां पर पैसा लगाएगी, ना कि वो इन प्रोग्राम्स में पैसा लगाए जहां पर लोगों को वो हेल्प करे सस्टेन करने के लिए। आई होप नाइला कि मैंने आपका ये पॉइंट क्लियर कर दिया। डू लेट मी। Yes, sir. Thank you so much. नो वरीज नाइला, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा था थर्ड पॉइंट वो ये था कि द मिनिमम वेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। एक फेयर वेज के बगैर जितने भी जो कम तनख्वाह पर या कम दिहाड़ी पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, वो अपने जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या जो उनको काम पर रखने वाले होते हैं उनके रहमो करम के ऊपर होते हैं। वो उनके रहमो करम के, आप कह लो, मोहताज होते हैं, जो उनको कम से कम देंगे अपनी जेबें भरने के लिए या अपना प्रॉफिट वगैरह रखने के लिए। इससे जो आप कह लो गैप बढ़ रहा है, वो गैप किस में बढ़ रहा है? गैप बढ़ रहा है कि रिच और पुअर के अंदर, कि अमीर अमीर से अमीरतर बनता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीबतर होता चला जाएगा। और इससे हमारी जो सोसाइटी है, पहले पहले तो इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी, इनकम्स के अंदर इंतशार आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी इनइक्वालिटीज चली आप कह लो बढ़ती चली जाएंगी। और इससे सिविल वॉर्स का भी कह लो खदशा होता है। लेकिन हम उसके ऊपर थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिविल वॉर्स के रिगार्डिंग, एंड पे पूछ लीजिएगा, वो डिबेट अलग है थोड़ी सी। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? The critics of the minimum wage argue that it can hurt businesses and lead to job losses। जो भी आप कह लो इस चीज के खिलाफ है कि यार मिनिमम वेज या फेयर वेज देनी नहीं चाहिए, वो इस चीज को इस तरीके से कहते हैं कि यार अगर आप फेयर वेज दोगे तो ये जो बिजनेसेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, उनके लिए खतरे का बायस बनेगा, और इससे जो जॉब लॉसेज है वो ज्यादा से ज्यादा होंगी। लेकिन जो रिसर्चेज हुई है या जितने भी सर्वेज हुए हैं उनका जो एविडेंस है वो ये सजेस्ट करता है कि मिनिमम वेज या फेयर वेज जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो वर्कर्स के अंदर हो या चाहे जो पैसा लाइक एक वर्कर की तनख्वाह है, अगर वो बढ़ती चली जाए तो ये या तो बहुत ही कम या जीरो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मतलब के रोजगार के ऊपर। और साथ ही साथ ये हमारी जो मईशत है उसको बूस्टअप करेगा। इस तरीके से कंज्यूमर स्पेंडिंग को इंक्रीज करके, मतलब कि वही कल को मजदूर या वर्कर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेगा, जिससे जो गवर्नमेंट है उसको पैसा आएगा टैक्स वगैरह की मद में। और वही गवर्नमेंट उन टैक्स की मनी से जो टैक्स पेयर दे रहे हैं उनको इन्वेस्ट करेगी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। दैट वाज द फोर्थ पॉइंट। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, कि इसकी मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो वहाँ की हुकूमत है उन्होंने ये कहा हुआ है कि हम लोग 2009 से बढ़ा ही नहीं रहे, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट वहाँ की स्टेट्स हैं, चाहे आप ले लो वो टेक्सास ले लो, डेट्रॉइट ले लो, मिशिगन ले लो, वो उन्होंने अपने अपने लॉस पास किए हुए हैं मिनिमम वेज के ऊपर, या आप कह लो फेयर वेज के ऊपर। और इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि 2021 के अंदर फ्लोरिडा ने अपनी जो फेयर वेज है वो 10 8 $8.56
से $10 पर आवर के लिए इंक्रीज कर दी थी। $1.44 का राइज देखा गया था फ्लोरिडा के अंदर। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हजारों की तादाद में या 100 की तादाद के अंदर वर्कर्स होते हैं उस स्टेट के अंदर, उनको फायदे पहुंचते हैं। फवायद के साथ साथ इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी किस तरीके से कि आपका जो कंज्यूमर है वो ज्यादा से ज्यादा वही पैसा जो वो अर्न कर रहे हैं वो आपको वापस देगा, और वही पैसा आप इकोनॉमी में लगाओगे। ये गवर्नमेंट्स की बात होगी, ठीक है। इसका, या ये जो हमने 5 पॉइंट्स बोले हैं, इसका आप कह लो समरी क्या निकलती है, वो ये है कि मिनिमम वेज या जो आप कह लो फेयर वेज है वो की कंपोनेंट तो है डिसेंट वर्क का। ये साथ साथ इंश्योर भी करता है कि वर्कर्स को फेयर वेज उनके काम का मिलता रहे। और इससे क्या होता है, दरअसल इससे ये होता है कि तो ये गुर्बत का खात्मा करेगा, साथ साथ जो इनकम इनइक्वालिटी आई हुई है उसका खात्मा करेगा, और इस तरीके से एट द एंड हमारी जो मईशत है उसको राइज मिलेगा या बूस्टअप मिलेगा कंज्यूमर स्पेंडिंग को इंक्रीज करके। लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ कंसर्न्स होते हैं जो आप कह लो क्रिटिक्स देते हैं, और क्रिटिक्स का काम ही एक तरीके से थोड़े थोड़े आप कह लो नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बताना है। हम लोगों ने वो 4th पॉइंट के अंदर जिक्र कर लिया था कि इससे आप कह लो बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जॉब ग्रोथ के अंदर कम होगा। लेकिन जो एविडेंस है सारा का सारा वो ये सजेस्ट करता है या वो ये बतलाता है कि फेयर वेज जो अगर हम उनको इंक्रीज करें तो वो जीरो नेगेटिव इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जनरेट करेगा। आई होप कि आपको ये वाले जो की आई होप जो आपको ये की कंपोनेंट्स है डिसेंट वर्क के वो समझ आ चुके हो। अच्छा, मैं इसके 2 से 3 बेनिफिट्स भी बता देता हूँ कि अगर एक मजदूर को या एक काम करने वाले को फेयर मिनिमम वेज मिल रही है तो वो किस तरीके से उसके लिए ज्यादा से ज्यादा तौर पे अच्छा है। एक तो हम लोगों ने बात कर ली थी कि ये गुर्बत का खात्मा करेगा और आइदर सोशल इनइक्वालिटी का या इनकम इक्वालिटी इनइक्वालिटी का उसका खात्मा करेगा। दूसरा ये है कि ये उस वर्कर की या उस वर्कर की फैमिली की हेल्थ को और वेलबींग को इम्प्रूव करेगा। स्टडीज जितनी भी हुई है वो ये बतलाती हैं कि अगर वर्कर्स को क्लियर मिनिमम वेज मिल रहा है तो ये उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी वेलबींग के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट का आप कह लो निशानदेही कर रहे हैं। ये उसकी एक इलामत है पॉजिटिव इम्पैक्ट की। क्यों? क्योंकि एक तो मजदूर मेंटली तौर पे प्रॉपरली रजामंद है कि यार उसको प्रॉपरली उसकी मेहनत की हक हलाल की कमाई मिल रही है, और दूसरा वो अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, और वो जो वर्कर है उसको स्ट्रेस एंजाइटी या डिफरेंट जो आप कह लो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे जो हेल्थ केयर के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाता है इन चीजों के ऊपर, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं जो वो कम से कम होते चले जाएंगे, और वो एक तरीके से अपनी न्यूट्रिशन का या अपनी डाइट का ज्यादा से ज्यादा खुद ध्यान रखेगा। सॉरी। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि इससे प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है। किस तरीके से? कि जब वर्कर्स को प्रॉपरली फेयर वेज मिलेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने काम में मगन रहेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। और इससे ये जाहिर होगा या ये देखा जाएगा कि वो ज्यादा पे के ज्यादा या अच्छी पे की तलाश के लिए अपनी जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे, या कम से कम अपनी जॉब के ऊपर छोड़ेंगे, जिससे जो टर्नओवर होता है या कॉस्ट जो लागत आती है जॉब छोड़ने की और सर्च करने की, या आप कह लो जो टाइम वगैरह जाया होता है वो कम से कम होता चला जाएगा। सो आई होप कि आपको ये जो था डिसेंट वर्क के की कंपोनेंट्स और बेनिफिट्स उनका प्रॉपर्ली समझ आ चुका हो, या उनको उनकी प्रॉपर्ली समझ आ चुकी हो। अच्छा मैं बोला नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, सो दरअसल ये देखा गया था कि किस तरीके से हाउ मैनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड। मेरा ये पढ़ाने का तरीका था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम लोग ऐसे कुछ सवाल का जिक्र करेंगे कि व्हाट, व्हाई, हाउ, इस तरीके से। मैं उन्हीं में मैंने एक सवाल ये देखा था या ये
मैंने एक जगह पढ़ा था कि हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड, कि कितने ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं। तो ये एस्टिमेट देखा गया था कि पूरी दुनिया के अंदर जो टोटल ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है 2022 के अंदर, वो थी 192.2 मिलियन, या अगर मैं इसको करोड़ में बात करूं तो इट इज अराउंड 19.2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थे, बेरोजगारी का शिकार थे 2022 के अंदर। और जब 2023 के अंदर देखा गया था तो वो ये देखा गया था कि वो फिगर कम होती चली गई, और वो फिगर 2023 के अंदर 19.1 मिलियन हो, 191.1 मिलियन पीपल होगी, या करोड़ में बात करूं तो 19.1 करोड़ ऐसे लोग थे जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार थे। इसका और जो फॉल देखा गया था, या जो आप कह लो डिक्रीज देखा गया था परसेंटेज के अंदर, तो वो ये था कि 5.3% एम्प्लॉयमेंट्स या जॉब्स वगैरह लोगों को ज्यादा मिली थी। या एक तरीके से इसका दूसरे मकसद में ये था, वो ये था कि 5.3% डिक्रीज देखा गया था बेरोजगारी के अंदर। अच्छा, जो बेरोजगारी बढ़ी थी 2022 के अंदर, उसकी जो मेजर वजूहत थी वो क्या थी? वो ये थी कि कोविड-19 आया था, पेंडेमिक ने बुरी तरीके से हमारी लेबर मार्केट के अंदर या जॉब मार्केट जो होती है उसे मुतासर किया था। और इससे जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए थे वो हमारी नौजवान नस्ल थी, और साथ ही साथ हमारी खवातीन थी। लेकिन 2023 के अंदर स्टडीज ने ये शो किया था कि जो खवातीन थी उन्होंने ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्गर रिकवरी दिखाई एम्प्लॉयमेंट के अंदर और लेबर फोर्स के अंदर। मतलब कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आप कह लो जॉब्स वगैरह के अंदर पार्टिसिपेशन की एज कम्पेयर टू मैन। और इसी वजह से हमारी जो 5.3% की फॉल देखी गई थी अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके अंदर जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल थे या कंट्रीब्यूटर्स थे, वेल दोज वर और विमेन। और इसी के साथ साथ एक रॉ डाटा था, वो ये था कि जो यंग पीपल, जो नौजवान नस्ल थी फ्रॉम एज 15 to 24, 15 से 24 साल की जो नौजवान लोग थे, उनको थोड़ी सी ज्यादा आप कह लो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आप कह लो डिसेंट जॉब के लिए, एक अच्छी जॉब को सिक्योर करने के लिए। और दो चूंकि जो ग्लोबल यूथ थी या पूरी दुनिया की जो नौजवान नस्ल थी, नौजवान पीढ़ी थी, उन्होंने 2022 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ज्यादा देखा था एज कम्पेयर टू दोज एडल्ट्स जो एज 25 से ज्यादा के थे। लेकिन 2023 के अंदर वही नौजवान नस्ल ने एक तरीके से अपना कम दिखाया था, और ज्यादा से ज्यादा अपने झंडे गाड़े थे जॉब सिक्योरिटी की तरफ, या एक तरीके से जॉब एम्प्लॉयमेंट्स की तरफ। और अच्छा, ये एक डाटा है जिसमें यूनाइटेड नेशंस का ही डाटा है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि अगर हम पूरी दुनिया के अंदर देखें तो तकरीबन 289 मिलियन लोग हैं, या आप इस तरीके से कह लो 28.9 करोड़ लोग हैं, या 30 करोड़ राउंड फिगर कर लेते हैं। 30 करोड़ लोग ऐसे हैं, मतलब कि हर चार नौजवान नस्ल के, चार नौजवान लोगों के दरमियान में एक ऐसा नौजवान जो कि ना तो पढ़ा लिखा होगा, ना ही उसके पास कोई जॉब होगी, ना ही वो उसने किसी चीज की ट्रेनिंग की होगी। और बाय ट्रेनिंग अगर हम पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में बात करें, आइदर इट कुड बी अ वर्कशॉप और आइदर इट कुड बी अ डिप्लोमा। जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग स्टैंड्स फॉर आइदर शॉर्ट कोर्सेज या आइदर ये जो डिप्लोमास वगैरह होते हैं। अच्छा, मेमूना, कुड यू प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये थोड़े से फैक्ट्स थे पूरी दुनिया के अंदर देखे गए थे, और कहोगे तो मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह मैंने थोड़े से डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए हुए हैं, और ये सारी सारी जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है एट द एंड मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए, और आप लोग कल को जब आप लोगों ने कोई वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करनी हो, क्योंकि देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपनी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो एज बीइंग द स्पीकर्स, एज बीइंग द होस्ट। और बुराक एसोसिएशन भी आपको प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी वर्कशॉप्स खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो ये डाटा आपके लिए काम आएगा सारा का सारा, एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी। तो पूरी दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस का ही डाटा है। उन्होंने कहा था कि अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के एतबार से देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो मीशत ने प्रोग्रेस की है वो स्लोली की है। कि पहले पहले 2020 के अंदर जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो -4.1 तक चला गया था।
2021 के अंदर दोबारा से हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा था। 2022 के अंदर वो 2.2 तक चला गया था। 2023 के अंदर इट वाज अराउंड 1.4, कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो हमारा रोजगार का रेट है, वो कम होता चला गया था। लेकिन 2023 के अंदर वही हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ गया था दोबारा से 0.4%, मतलब कि 1.4 से 1.8% तक हमारा एम्प्लॉयमेंट का रेट या इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट पहुंच चुका था। अच्छा, दूसरी जो पिक्चर है वो ये कि जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट है पेंडेमिक से पहले के जो आप कह लो लेवल्स थे या एक तरीके से जो अब लेवल्स हैं पेंडेमिक के बाद, उनमें एक डिक्रीज देखा गया था, एक इंक्लिनेशन देखी डिक्लाइन देखा गया था। लेकिन लो इनकम कंट्रीज के अंदर नहीं। ऐसे कंट्रीज जो कि एक तो अपने वर्कर्स को बहुत ज्यादा हाई पे कर रहे हैं, या मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, या जो आप कह लो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर ये रेट देखा गया था। और ये देखा गया था कि लो इनकम कंट्रीज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अपनी जगह पे वैसे ही बरकरार है। लेकिन जो बाकी की कंट्रीज हैं, चाहे वो हाई इनकम कंट्रीज कह लो या मिडिल इनकम कंट्रीज कह लो, तो वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू लो इनकम कंट्रीज। और 2023 के अंदर जब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई थी SDG 8 के हवाले से, वो ये था कि लो इनकम कंट्रीज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 5.7 ही है। और जो बाकी का वर्ल्ड है, मतलब कि हाई इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 0.4% डिक्रीज हुआ है। 5.7 लो इनकम कंट्रीज में था, और पूरी दुनिया के अंदर वो 5.3% हुआ है, मतलब कि 0.4% का डिक्रीज देखा गया है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में मुना प्लीज। अच्छा, अब चूंकि हम लोगों ने इन सी चीज़ों का पढ़ चुके थे, अब हम लोग बात करते हैं हमारे SDG 8, मतलब कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट्स के ऊपर, कि ऐसे कौन कौन से टारगेट्स हैं और गोल्स हैं जो हम लोगों को SDG 8 के अंदर अचीव करने हैं, अचीव करने चाहिए। अगर हम पहला पहला टारगेट देखें तो दैट इज ऑन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टारगेट 8.1। टारगेट 8.1 ये कहता है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, जो पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब कि एक फर्द ने जो मईशत के अंदर ग्रोथ दिखाई विद अकॉर्डिंग्स टू, मतलब कि हमारे नेशनल सर्कमस्टांसिस को, हमारे मुल्की हालात को देखते हुए उसे सस्टेन करना चाहिए। उसे वो आहिस्ता आहिस्ता ही, मतलब कि इंक्रीज करता जाए, लेकिन सस्टेन करके इंक्रीज करता जाए, मतलब कि वो अपने फैक्टर्स का ध्यान रखकर, उनको मद्देनजर रखते हुए, मुल्क की हालात को मद्देनजर रखते हुए, वो एक फर्द अपनी मीशत, मुल्क की मीशत की जो आप कह लो बढ़ोतरी है, उसके अंदर अपना हिस्सा डालता चला जाए सस्टेनेबली। और उन्होंने ऐसे कहा था कि अगर हम LDCs की बात करें, मतलब कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन पार्टिकुलर, वहां पर एटलीस्ट 7% जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ है वो एनुअली देखी देखी चली जाए। मतलब कि ऐसे कंट्रीज, मतलब कि LDCs आइदर वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो बाहर की मार्केट के अंदर इतना ज्यादा बिके कि उनके पास जो GDP की ग्रोथ हो एनुअली वो 7% हो, कम से कम। जो टारगेट 8.2 है, दैट इज डाइवर्सिफाई, इनोवेट एंड अपग्रेड फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि मईशत की प्रोडक्टिविटी को, या मईशी प्रोडक्टिविटी को, के हायर लेवल्स को अचीव करने के लिए हम लोगों को डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी की मॉडिफिकेशन या उसकी अपग्रेडेशन, और साथ ही साथ इनोवेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इनोवेशन के अंदर भी क्या, ऐसी चीजों का इंतखाब करना पड़ेगा जो एट द एंड जो रिजल्ट दे वो हाई वैल्यू हो। और हम लोग ऐसे सेक्टर्स का इंतखाब करें जहां पर जो हमारी लेबर है वो प्रॉपरली काम करे सके, उनको कोई किसी चीज का स्ट्रेस ना हो। अब आता है हमारा टारगेट 8.3, दैट इज
to promote policies to support job creation and growing enterprises। इसका मतलब ये है कि प्रमोट करे ऐसी पॉलिसीज डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो सपोर्ट करती हो एक तरीके से वर्कर की प्रोडक्टिव एक्टिविटी को बूस्ट अप करने के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, इनोवेशन के लिए, उस वर्कर की क्रिएटिविटी के लिए, और वो एनकरेज करे, हौसला अफजाई करे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम साइज इंटरप्राइजेस की ग्रोथ के अंदर, उनकी जो बढ़ोतरी है या उनका जो बनने का प्रोसेस है, उनके उनको वो प्रॉपरली मदद दे, या एक तरीके से अगर वो मदद दे रहे हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी सी असिस्टेंस दे दे, या फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ उन तक उनकी रसाई करवा दे, उनके पैसों की मद में उनके सिस्टम्स, उनके जो बिजनेसेस है उनको वो हेल्प हेल्प करे, उनको सपोर्ट करे। अच्छा, और अब बात आती है, और अच्छा माइक्रो से मुराद होता है जो ऐसा बिजनेस जो कि आप एक घर के अंदर रन कर रहे हो। स्मॉल से मुराद होता है कि जो आप एक दो से तीन घरों को मिलाकर या एक तरीके से एक फैमिली के अंदर रन हो रहा हो। मीडियम साइज से मुराद ये होता है कि आइदर इट इज बीइंग रन बाय 2 to 4 ब्रांचेस। मीडियम साइज से मुराद ये होता है 2 to 4 ब्रांचेस से मुराद ये है कि एक सिटी के अंदर या एक टाउन के अंदर आप जो बिजनेस वगैरह रन कर रहे हो। फिर आते हैं आपके जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस आती है वो। जो टारगेट 8.4 है वो क्या कहता है? टारगेट 8.4 ये कहता है टू इम्प्रूव रिसोर्स एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 2030 तक जो हमारी ग्लोबल रिसोर्स एफिशिएंसी है, हमारी इस्तेमाल करने के अंदर भी, कंजम्पशन के अंदर भी और प्रोडक्शन के अंदर भी, और उसको उसे प्रोग्रेस करने के लिए, उससे बढ़ाने के लिए हमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक और राह पे लेके जाना पड़ेगा जहां पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। हम लोग अपने माहौल का ध्यान रखें, और इस चीज के लिए हम लोग 10 साल फ्रेमवर्क बनाए, ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करें जहां पर सस्टेनेबल कंजम्पशन और सस्टेनेबल प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर फोकस किया जा रहा हो। और यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज हेल्प कर सकते हैं? यहाँ पर वो यूनाइटेड नेशंस कहता है कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प कर सकते हैं, वो लीड ले सकते हैं, वो एक तरीके से रोल मॉडल्स या आइकन्स बन सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज या एलडीसीज के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो टारगेट 8.5 है वो क्या कहते हैं? अच्छा जी, टारगेट 8.5 कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क विद इक्वल पे। 2030 तक हम लोगों को अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन टारगेट किया है, अंडर जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, उसके अंदर नौजवान नस्ल हो या हमारे ऐसे लोग जो जहाँ जो डिसेबिलिटीज का शिकार हो, बल्कि डिफरेंट एबल्ड या स्पेशली एबल्ड पर्सन, उनको एक तो रोजगार फ्राहम किया जाए और डिसेंट वर्क प्रोवाइड किया जाए, जिससे उनकी जो स्किल्स एनहांसमेंट है या जो उनका पोटेंशियल है वहां तक उनको मैक्सिमम लेके जाया जाए, और उनको इक्वल पे ऑफर करनी चाहिए। मतलब कि जो जितना आप उनसे काम ले रहे हो, उनके काम के मुताबिक आप उनको सैलरी ऑफर करो। इक्वल पे, इक्वल वैल्यू। अच्छा, अब आता है हमारा टारगेट 8.6, दैट इज टू प्रमोट यूथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर ये था कि 2000, वैसे ये टारगेट था 2020 तक। वो ये था कि 2020 तक हम लोगों को जो यूथ, मतलब कि ऐसी नौजवान नस्ल जो कि ना तो आप कह लो रोजगार के अंदर अब मुलविस है, या ना तो वो जॉब कर रही है, ना ही वो पढ़ रही है, ना ही वो कोई वर्कशॉप या डिप्लोमा या ट्रेनिंग वगैरह कर रही है। हम लोगों को वो जो प्रोपोर्शन है या वो नंबर है, उससे आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस करना है। ये वो नंबर था, ये वो टारगेट था। अब टारगेट सॉरी, अच्छा जी, टारगेट 8.7 का कहता है। टारगेट 8.7 ये कहता है कि हम लोगों को एक तरीके से जो टू एंड मॉडर्न स्लेवरी, ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर, ये
सिंपल है, नाम से पता चल रहा है। वो ये था कि जो नौजवान आप कह लो ऐसे यंग पीपल जो ट्रैफिकिंग के अंदर मुलविस होते हैं या स्लेवरी के अंदर, गुलामी के अंदर मुलविस होते हैं, हम लोगों ने उनका खात्मा करना है। और साथ साथ मेजरली जो चाइल्ड लेबर आप कह लो वर्क प्लेसेस के अंदर या एक तरीके से कॉर्पोरेट इदारों के अंदर लोग वगैरह चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं या उनसे काम करवा रहे हैं बच्चों से, उसको कम से कम करना है। और पाकिस्तान के अंदर भी देर आर सम आप कह लो इदारे, वैसे बेसिकली देर आर एनजीओ या पाकिस्तान जो हेल्प कर रही है चाइल्ड लेबर को कम से कम करने के अंदर या खत्म उसका मिनिमाइजेशन। वेल देर इज टारगेट 8.8। इसका मकसद या इसका जो काम करने का लिए है वो ये है कि टू प्रोटेक्ट लेबर राइट्स एंड प्रमोट सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट्स। और लेबर राइट्स दरअसल बेसिकली या तो एक कंट्री सेट करेगा या वो आते हैं आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उसका मकसद यही था कि तमाम वर्कर्स को, चाहे वो माइग्रेंट्स हो मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने वाले, या और इसके अंदर भी बेसिकली वुमेन माइग्रेंट्स जो खवातीन एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए के अंदर जॉब के लिए जाती हैं, उन तमाम को एक सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहिए। जो टारगेट 8.9 है वो क्या कहते हैं, वो ये कहता है कि टू प्रमोट बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। 2030 तक ऐसी पॉलिसीज का इंतखाब किया जाए या ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करे। इसके अंदर क्या होगा, एक तो हमारी लोकल कल्चर, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह प्रमोट होंगे, हमारी रवायात, हमारी तहजीब और सकाफत को आप कह लो बाहरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ जॉब क्रिएशन होगी लोकल, और साथ ही साथ फॉरेन जो आप कह लो सेक्टर्स है वहां पे जॉब क्रिएशन होगी। और इसकी मद में आने वाला जो पैसा होगा डेट विल ऑल्सो हेल्प फॉर और इकोनॉमिक ग्रोथ के। वही पैसा कल को गवर्नमेंट या वो कंपनीज अपने ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट कर सकती है। किस तरीके से कि जैसे वो इन्वेस्ट करेगी, बाहर से आने वाले लोग तो और ज्यादा रागिब हो जाएंगे इस कंट्री का टूर लगाने के लिए। उसके बाद आता है टारगेट 8.10 दैट इज यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका ये था कि एक तरीके से आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एक कंट्री के, मतलब कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको आपने उनके नंबर को बढ़ाना है। उनको एक तरीके से ऐसे इंकरेज करना है कि जितने भी लोग हैं उस कंट्री के रहने वाले, या तो उनकी उनकी इंश्योरेंस पे काम हो, उनके बैंकिंग अकाउंट्स के ऊपर काम हो, और उनको फाइनेंशियल सर्विसेज काम की जाए। मतलब कि अगर तो उनको लोन चाहिए तो कम इंटरेस्ट के ऊपर उनको लोन प्रोवाइड किया जाए फॉर देयर आप कह लो फॉर देयर जॉब या फॉर देयर बिजनेसेस, जो वो छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस या अपने एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्टार्टअप्स हैं वो लॉन्च करें उस सब के लिए। उसके बाद आता है टारगेट 8.8 दैट इज टू इंक्रीज एड फॉर ट्रेड सपोर्ट। इसका मतलब ये है, और ये बेसिकली है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और अगर आप इसको और ज्यादा आपके लोग फोकस में ले आए तो इट दिस टारगेट इज फॉर एलडीसीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और वो ये कहते हैं कि जो हमारा ट्रेड रिलेटेड असिस्टेंस है वो सारी की सारी फ्राहम की जाए एलडीसीज को, और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसे नाम दिया जाए इनहांस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंस। मतलब कि एलडीसीज जो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाएंगे उसकी ट्रेड के लिए, मतलब कि उसके एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए फ्रेमवर्क वगैरह बनाने चाहिए। और वो फ्रेमवर्क एलडीसीज को एक्सपोर्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को वो पैसा वगैरह दें, क्योंकि एट दी एंड एलडीसीज रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी जो गवर्नमेंट है एलडीसीज की, दैट विल कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट आप कह लो ट्रेडिंग कंपनीज कि वो उनके प्रोडक्ट्स इधर से एक्सपोर्ट करें और बाहरी मार्केट के अंदर बेचें। और जो लास्ट टारगेट है टारगेट 8.B दैट इज टू डेवलप अ ग्लोबल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। और ये 2020 तक बननी चाहिए थी, जो टारगेट था अकॉर्डिंग टू यूएन वो ये था कि
जो ग्लोबल जॉब्स एक्ट है, ये मतलब कि एक एक्ट के कह लो या एक तरीके से एक लॉ कह लो, ये मुतारिफ करवाया गया था सॉरी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और वो ये कहता था कि ये एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी है यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए 2020 तक। अगर इसके थोड़े से इंडिकेटर्स की हम बात करें, टारगेट इंडिकेटर्स की एग्जांपल दे देते हैं, तो वो ये है कि लेबर राइट्स के लिए जो नेशनल कंप्लायंस होती है, कंप्लायंस से मुराद ये होता है कि चेक एंड बैलेंस कह लो, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन कह लो, जो कंप्लायंस होती है कौमी सतह पर, उसे इंक्रीज होना चाहिए। दूसरा इंडिकेटर ये हो सकता है कि जो खवातीन या जो मर्द एम्प्लॉयज हैं, उनकी एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स को इंक्रीज किया जाना चाहिए, उनको कम ना करें, ठीक है। और ये पर कंट्री के हिसाब से मतलब कि हर कंट्री के लिए। और जो एक और आप कह लो इंडिकेटर है, वो ये है कि आइदर आपको कोई इंजरी हो जाती है, चाहे वो खतरनाक ही क्यों ना, मतलब कि फेटल हो या नॉन फेटल हो, उस उसकी मद में आपको लीव्स वगैरह देनी चाहिए। और लीव्स के साथ साथ आपको वो जो एक कहते हैं ना सैलरी का थोड़ा पैकेज, आई डोंट नो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जब उसको किस तरीके से नाम लिया जाता है, लेकिन उनको उनकी सैलरी का परसेंटेज वगैरह देना चाहिए, या आप पूरी सैलरी दे दें। कुछ कंट्रीज के अंदर वैसे चलता है कि पूरी सैलरी उनको दे देते हैं और उनको लीव पे दे देते हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आप हम आपको पैसे वगैरह देते रहेंगे और आप ठीक हो जल्दी से, देन प्लीज गेट बैक टू दिस कंपनी दैट एज दिस कंपनी नीड्स। और कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि वो आइदर छुट्टी तो दे देंगे, लेकिन वो अपने जो एम्प्लॉयर जो उनके वर्कर्स हैं, उनको वो 50% पे दे देंगे। और कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसे भी होता है कि जहाँ पर ये लॉस वगैरह प्रॉपर फॉलो अप नहीं हो रहे होते, और दे गिव जीरो मनी, और वो उनको छुट्टी देने का कह देते हैं। और अगर तो वो इंजरी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, रादर देन गिविंग उनको प्रॉपर सैलरी देने के बजाय वो उनको कंपनी से निकाल देते हैं। इससे हमारी जो वर्क फोर्स है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप कह लो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारी जो कंपनी की इमेज है वो खराब हो जाएगी। इसलिए ना तो हम आपको सैलरी देंगे, ना हम आपको कोई छुट्टी दे रहे हैं, आप सीधे जॉब से ही निकल जाए, आप मतलब कि आपको रिजाइन करने पे वो मजबूर कर देते हैं। सो दीज आर सम इंडिकेटर्स, और ये उस उन इंडिकेटर्स में कुछ एग्जांपल्स थी आपको समझाने के लिए। मेमोना, कुड यू प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड। यस साहिला, आपने हैंड रेस किया है, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकती हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमने टारगेट 8.1 पढ़ा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये टारगेट 8.8, हम इन दोनों को लिंक कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हमने बेसिकली बात ही एलडीसीज की डेवलपमेंट की बात की ना, तो ये दोनों आपस में लिंक हो सकते हैं? मेमोना, आप पिछले वाली स्लाइड पे जाइए। अच्छा लाइला, आप टारगेट 8.1 और 8.8 की बात करिए। 8.1 और 8 ये जो ए लास्ट, सेकेंड लास्ट। अच्छा सेकंड लास्ट, मैं समझा 8.2, नो वरीज, मैं आप क्लियर कर देता हूँ। वेल, इसके अंदर बेसिकली यही है कि एलडीसीज के, अगर तो वो एलडीसी से वर्कर्स आ रहे, लाइक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से वो वर्कर्स आ रहे हैं, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मेन हो, एट दी एंड उस कंट्री को, जिस कंट्री के अंदर वो शिफ्ट हो रहे हैं, उनको तो वो प्रॉपर्ली से आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि मेजोरिटी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से लोग आ रहे होते हैं, वो रुक करते हैं यूरोपियन साइट्स का या यूरोपियन कंट्रीज का। और उनको अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, यहाँ पे एक तरीके से एट दी एंड अपनी सस्टेनेबल लाइफ की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए दे हैव टू अर्न, और उनको अपना पैसा वापस अपने कंट्री से भेजना ही पड़ता है। जिससे एक तो उनका कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, उनकी ग्रोथ होती है कंट्री की, एंड आफ्टर दैट थिंग उनका जो पर कैपिटा इनकम होती है, या उनकी जो पर कैपिटा इनकम जनरेशन होती है इन देयर ओन कंट्रीज विद अकॉर्डिंग्स टू नेशनल सर्कमस्टांसिस, उसको भी सस्टेनेबली देखा जाता है। आप लिंक कर सकते हो 8.1 और 8.8 को। और वो यही था कि अगर
LDCs के जो रहने वाले होते हैं व्हेन दे शिफ्ट। और वैसे बेसिकली जो शिफ्टिंग के अलावा भी अगर मैं वैसे देखूं 8.A के अंदर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर फोकस किया ही जाता है ट्रेड सपोर्ट वगैरह के लिए। और जैसे ही ट्रेड सपोर्ट आएगी एट द एंड जो उनका सारा का सारा आप कह लो प्रोडक्ट्स है, जब वो एक्सपोर्टिंग के अंदर जाएंगे, जब वो ट्रेड वर्ल्ड के अंदर जाएंगे, जितना भी पैसा आ रहा होगा उसकी कुछ परसेंटेज वो उन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे एंड बाकी सारी की सारी परसेंटेज वो अपने मुल्क के अंदर रख देंगे या मतलब कि अपनी गवर्नमेंट वगैरह के अंदर या अपने पास रख लेंगे और उसको सस्टेन करेंगे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ोतरी के लिए। सो यस, हम 8.A और 8.1 आर क्लोजली रिलेटेड। और बेसिकली कुछ जगहों पर आइदर इट इज रिटन एज 8.1 और आइदर इट इज रिटन एज 8.1.A। कुछ कुछ वेबसाइट्स पर अपार्ट फ्रॉम यूएनस जब आपको ऐसी टारगेट्स वगैरह मिलेंगे मजीद, तो वहां पे ऐसे लिखा जाता है कि टारगेट 8.1, और जब आखिरी दो टारगेट्स की बात हो रही होती है टारगेट 8.A एंड 8.B, इट इज रिटन एज 8.1A। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। वेल 8.1 एंड 8.A आर कंप्लीटली नाइला समझ आ रही है? यस सर, थैंक यू सो मच, समझ आ गई। नो वरीज नाइला, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग। अच्छा मेमुना, could you please go to next slide? अच्छा, अगर हम लोगों ने पाकिस्तान की मत को देखते हुए या पाकिस्तान को देखते हुए SDG 8 को अचीव करना है, तो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या आप कह लो जिनके ऊपर अगर हम लोग उनको अमल में लाएं हम लोग SDG 8 को अचीव कर सकते हैं? वो कौन कौन सी है? जॉब क्रिएशन, पाकिस्तान के अंदर ऐसे इनिशिएटिव्स या ऐसे पॉलिसीज वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जॉब क्रिएशन को प्रमोट करे, और वो भी डाइवर्स सेक्टर्स के अंदर, मतलब कि हर इंडस्ट्री के अंदर, हर सेक्टर के अंदर जॉब क्रिएशन हो। सिर्फ और सिर्फ एक या दो इंडस्ट्रीज के अंदर या एक एक या दो सेक्टर्स के अंदर ही जॉब क्रिएशन ना हो, और पार्टिकुलरली मोर फोकस किया जाए स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के अंदर। उसके बाद आते हैं लेबर राइट्स। हम लोगों को हमारे जो लेबर लॉज है और जो हमारे रेगुलेशंस है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको मजबूत बनाना चाहिए। किसके लिए? ताकि हमारा जो वर्कर्स हैं हम उनके राइट्स वगैरह की हिफाजत करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी जो फेयर वेजेस है या उनकी जो दिन की आप कह लो कमाई है, अ, तनख्वाह वगैरह, जो दिहाड़ी होती है आम अल्फाज में, ये साउथ पंजाब वाली साइड पे दिहाड़ी कहा जाता है, आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या कहा जाता है अपर पंजाब में। उस चीज को इंश्योर किया जाए कि वो उनको प्रॉपरली मिल रही है, वो कम ना मिल रही हो, और जो वर्किंग कंडीशंस है उन्हें इम्प्रूव किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर अब 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे की ही हो, वो 9-10 घंटे की ना हो। दैट इज बट लेबर राइट्स आर रियली मेंट टू बी। उसके बाद आता है सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन की सिस्टम्स वगैरह मुतारिफ करवाने चाहिए जिससे वर्कर्स की सेफ्टी का प्रॉपरली तयन हो सके। और इनमें आता है उनके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, कि अगर तो वो बेरोजगार है, बेरोजगारी नॉट इन दैट सेंस, लाइक अगर वो बीमार है तो वो कंपनी उनको क्या क्या बेनिफिट देगी, उस चीज़ का इंतखाब करना चाहिए। और उसके हेल्थ केयर के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसको फेटल इंजरी हो जाती है, नॉन फेटल इंजरी हो जाती है, तो वो कंपनी क्या क्या करेगी उस अपने वर्कर के लिए, उस चीज़ को भी देखना चाहिए। ये सोशल प्रोटेक्शन है वैसे उस वर्कर की। उसके बाद आता है सस्टेनेबल टूरिज्म। हमने बात कर ली थी लेकिन हम इसके ऊपर मजीद एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोगों को सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करनी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर, और चूंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट्स है उसको कम करने के लिए एक की फैक्टर है, और इसके साथ साथ हमारे जो कल्चरल या नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी एक तरीके से अपनी अहमियत के हामिल होंगे, या उनको भी तवज्जो मिल रही होगी फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, फ्रॉम सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स। और सस्टेनेबल टूरिज्म के अंदर पाकिस्तान इज हैविंग अ ग्रेट पोटेंशियल। आई डोंट नो, लेकिन अगर कुछ यहाँ पर टूरिज्म एंड मैनेजमेंट स्टडीज के स्टूडेंट्स होंगे या एक तरीके से जो इन्वायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट्स होंगे,
आप लोगों ने कोर्सेज अभी पढ़ी हो या बेशक ये वाला कोर्स बाद में पढ़ा हो, इको टूरिज्म के नाम से या सस्टेनेबल टूरिज्म के नाम से, दिस field is having a great potential. You can open up your own tourism agencies. You can conduct your own expeditions, जिसमें आप फॉरेन जो टूरिस्ट हैं उनको बुला सकते हैं एक्सपेडिशंस के लिए। और एक्सपेडिशंस इज वेल, दोज आर बेसिकली फॉर माउंटेन्स हाइकिंग, जो केटू वगैरह की एक्सपेडिशंस होती हैं, जो नागा पर्वत की एक्सपेडिशंस होती है, उनके लिए ये टूरिज्म एजेंसीज वगैरह बेसिकली ज्यादा से ज्यादा काम कर रही होती है। उसके बाद आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को सपोर्ट करना होगा किस तरीके से कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सपोर्ट करेगा और जॉब क्रिएशन के अंदर सपोर्ट करेगा। बेसिकली वो यही है कि स्टार्टअप्स के अंदर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो हमारे ये फ्यूचर लीडर्स, या एक तरीके से मैं कहूँ कि नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स बना रहे हैं, या जो यंग पीपल अपने स्टार्टअप्स लॉन्च करें, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। उनको फंडिंग की जरूरत है, उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उनको ग्रांट्स की जरूरत है। आइदर वो फंड्स या स्टार्टअप्स ले ले फ्रॉम नेशनल इदारे, या वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करें, लेकिन उनको फंड्स की जरूरत है। हमें इस चीज को और ज्यादा आप कह लो इम्पोर्टेंस देनी होगी, इस चीज को और ज्यादा आप कह लो हमारी इकोनॉमी की सतह पे लाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इस चीज को भी फोकस करे। एंड गवर्नमेंट और करंट गवर्नमेंट इज डूइंग दिस अपार्ट फ्रॉम डूइंग ऑल द थिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट साइड चलिएगा मैं पूरा। वो हो गए थे 5 की स्ट्रेटेजीज। अब हम आते हैं मजीद, देर आर 3 मोर की स्ट्रेटेजीज। एक आते हैं कि यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाए। अगर यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स बनेंगे तो वो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगी, वो ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करेगी, उनको मेंटोरशिप देगी और उनको एक तरीके से जॉब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज देगी। और जो सेवंथ आपके लो स्ट्रेटेजी है वो क्या है? वो है कि वर्क प्लेस के अंदर या वर्क स्पेसिस के अंदर जेंडर इक्वलिटी को आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा। इस तरीके से ये होगा कि आप कहते हो वो जो कोटा बेस्ड जॉब सिस्टम है था, जिस तरीके से अभी जो बांग्लादेश के अंदर चला था, आई डोंट नो कि आप में से किन किन को पता है या किन किन को नहीं पता, लेकिन आई वुड हाईली एडवाइज यू कि आप वो बांग्लादेश की जो प्रॉपर्ली रिजीम चेंज है, वो प्रॉपर्ली वो जो यंग पीपल्स, यंग नौजवान नस्ल ने जो प्रॉपर्ली अपनी काविशों के जरिए, अपनी स्ट्रगल्स के जरिए जो कैंपेन लॉन्च की थी, उनका नतीजा उनको ये मिला था कि नाउ बांग्लादेश के अंदर देर आर अराउंड 79 या 80% मेरिट कोटा। पहले वो था अराउंड 44% मेरिट कोटा। इससे ये होता है जेंडर इक्वलिटी के थ्रू कि आपका मेरिट कोर्स, एक तो मेरिट बेस्ड आपको जॉब प्लेसमेंट्स होती है, कोटा खत्म होता है, कोटा सिस्टम कम से कम होता है या तो खत्म हो जाता है इन द फ्यूचर। और जो लास्ट पॉइंट है या की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि डाटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। आपको आपका डाटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, उस लेबर मार्केट का डाटा, ठीक है, और उसे एनालाइज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी जो प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करना पड़ेगा कि आइदर हम लोग ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, अपने गोल्स जो हमने सेट किए हैं उनको अचीव कर रहे हैं, उनको कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो हमें कौन कौन सी चेंजेस दरकार है, हमें कौन कौन सी जगहों पर शिफ्ट्स लानी है, और कौन कौन सी ऐसी सेक्टर्स हैं जहां पर हम लोग मजीद मेहनत करके अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। सो डाटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड में मोना प्लीज। अच्छा, अभी हमने बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप की, और हम लोगों को पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज समहाउ लिंक्ड टू बिजनेस। अगर हम लोग इस स्लाइड से पहले चले, लाइक अगर हम लोग वैसे थोड़ा सा बात करें तो वो ये है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है राइट नाउ इट हैज एक्सीडेड 8 बिलियन, 8 खरब से भी ज्यादा हो चुकी है। तकरीबन जो हाफ है पॉपुलेशन वर्ल्ड की, वो अभी भी $2 पर दिन से कम कमा रही है। मतलब कि राइट नाउ डॉलर इज अराउंड 270 275, कम से कम आप कह रहे तो 550 रुपीज से कम कमा रही है। और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे जो जॉब है वो गारंटी ही नहीं देती कि आप गुर्बत की शरह से आप उस शराब से एस्केप कर रहे हो, आप उस शराब को छोड़ के निकल रहे हो या नहीं निकल रहे हो, उसकी गारंटी नहीं देती। तो जो जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, और कुछ ऐसी जगह है
जहाँ पे जो सर्टेन ग्रुप्स है, मतलब कि ऐसे वर्कर्स जो जो डिसेबिलिटी के शिकार है, या वुमेन वर्कर्स है, या यूथ है, या जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, वो कुछ ऑब्स्टेकल्स का या कुछ हर्डल्स का उनको सामना करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात कुछ केसेस ऐसे हैं, उनको डिसेंट वर्क हासिल करने के लिए या उनकी रसाई के लिए उनको कुछ अब्यूज़ेस के भी वो शिकार होते हैं। और बेसिकली अब्यूज़ेस आर सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट, या फिर जो जॉब वगैरह के अंदर, या आप एक कह लो जो ऑफिस अब्यूज़ेस होती है। और इसके अंदर भी फिजिकल अब्यूज़ आती है, और जो आप कह लो मेंटल अब्यूज़ आती है। अच्छा, अगर हम थोड़े से फैक्ट्स की बात करें मजीद, तो वो ये था कि 2008 तक जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी वो 0.1% इंक्रीज करी थी एनुअली। लेकिन अगर हम 2008 से पहले देखें तो 2000 से लेकर 2007 तक जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी वो 0.19% इंक्रीज करी थी, नॉट 0.1%। 2008 के बाद से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बहुत कम देखी जा रही थी। और अगर मैं वैसे बताऊं तो 2019 में तकरीबन 21.2 करोड़ लोग ऐसे थे, या उससे भी ज्यादा, जो काम कर ही नहीं रहे थे, वेल वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थे। बिजनेसेस क्या प्रोवाइड करते हैं? बिजनेसेस ऐसे एंजल्स होते हैं जो कि जॉब क्रिएशन की तरफ अपना किरदार अदा करते हैं, अपने मुल्क की मईशत को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी ग्रोथ के अंदर वो अपना अहम किरदार अदा करते हैं। और एक तरीके से एक ऐसी एक्टिविटी, मईशी एक्टिविटी का आप कह लो इर्तिकाब करते हैं, जिसके अंदर जो वैल्यू चेंज होती है, मेजर मार्केट वैल्यूज या एक तरीके से कह लो माइनर मार्केट वैल्यूज, उनके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एक सोसाइटी के अंदर या एक बिजनेस के अंदर डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज जरूर होती हैं, और उनको लाने के लिए एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली। और एम्प्लॉय भी एक बेसिकली ऐसा जो प्रॉपर्ली पढ़ा लिखा हो, इक्विटेबल हो, जस्ट हो, और वो अपने शोबे के अंदर महारत रखता हो। ठीक है। कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जो लेबर स्टैंडर्ड से भी ज्यादा आप कह लो अहमियत की हामिल होती हैं, या एक तरीके से वो लेबर स्टैंडर्ड से भी ज्यादा अपने वर्कर्स का ध्यान रख रही होती है। और लेबर स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है? आईएलओ, या एक कंट्री की अपनी लॉज एंड रेगुलेशंस। वो जो लेबर स्टैंडर्ड्स से ज्यादा अपने वर्कर्स को पे कर रही होती है, तो इससे उनको क्या चीज कम सामना करना पड़ता है, क्या चीज कम से कम देखनी पड़ती है? एक तरीके से उनको कोई लीगल केसेस या लीगल लॉ सूट्स का सामना नहीं करना पड़ता। और एक तरीके से उनको ये डर नहीं होता कि यार कल को हमारा वर्कर हमारी ही जाकर मीडिया के अंदर आप कह लो हमें बदनाम करेगा। वो रेपुटेशनल डैमेज से बरिउस जमा होते हैं, उनको इस चीज की परवाह नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि हमारा वर्कर है, हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, एंड ही और शी इज गिविंग अस द बेस्ट। वो उन्होंने उन्होंने एक तरीके से अपने वर्कर का फुल पोटेंशियल देख लिया होता है, एंड दे हैव अनलॉक देयर वर्कर्स फुल पोटेंशियल। और एक तरीके से ऐसे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, या एक तरीके से डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना या डाइवर्सिटी को लाना बिजनेस के अंदर, या एक तरीके से मैरिट ना वगैरह, ये लीड करता है एक तरीके से स्किल्ड टैलेंट ढूंढने में, प्रोडक्टिव टैलेंट ढूंढने में। और एक तरीके से मैं कहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम दीज टू, ये हमें एक तरीके से रॉ टैलेंट ढूंढने में भी मदद देता है। ऐसा रॉ टैलेंट जिसको आप थोड़ा सा तराशते हो, थोड़ी सी मेहनत उसके ऊपर ज्यादा करते हो, और वो अपना रिजल्ट कम अरसे के अंदर दिखा देता है, क्योंकि आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो। आप उसको ये दिखाते हो कि हाउ मच ही और शी इज वर्दी, इतना ज्यादा वो अपनी डोमेन से निकलकर या अपने कंफर्ट से निकलकर अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकता है, और वो अपने रिजल्ट्स दिखा सकता है पूरी दुनिया को, और अपनी पूरी दुनिया के अंदर नाम कमा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाइला, स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज बताइएगा कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं सबको। आइदर यू कैन रिएक्ट और टाइप इन द चैट बॉक्स। नाइला, आई थिंक सो कि शायद आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है इस वजह से। अच्छा, तो अब बात करते हैं लास्ट
यहाँ कह लो सेकंड लास्ट स्लाइड की, आई थिंक सो, मैं नहीं पता जब मैंने स्लाइड बनाई थी, लेकिन मेरा क्या मतलब है या मैं किस चीज के ऊपर यकीन करता हूँ। वेल, इस चीज के ऊपर ये मेरा यकीन है कि अगर डिसेंट वर्क आएगा और सस्टेनेबल ग्रोथ आती है इस दुनिया के अंदर, तो हर आदमी या हर औरत को एक तरीके से अपनी पोटेंशियल अनलॉक करने का उसको मौका मिलेगा। जैसे ही वो अपना पोटेंशियल अनलॉक करेगा, तो देन जो उसकी सोसाइटी है वो फलाह की तरफ जाएगी, वो कामयाबी की तरफ जाएगी, और उसके जो सोसाइटी है वो उसे एक्सेप्ट करेगी। देयर विल बी इक्वालिटी, देयर विल बी सस्टेनेबल ग्रोथ, देयर विल बी इनोवेशन, देयर विल बी ट्रस्ट, जो मोर इम्पोर्टेंट है। और अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, अगर मैं वैसे बात करूँ पाकिस्तान के एतबार से, तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं। हमें एक तो जेंडर डिस्पैरिटीज का आप कह लो फेस करना पड़ता है। मतलब कि ऐसे वर्क प्लेसेस जहाँ पर एक तरीके से आदमियों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है वुमेन के मुकाबले में, और ऐसे वर्क प्लेसेस जहाँ पे वुमेन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है आदमियों के मुकाबले में। हमारे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। हमारी नौजवान नस्ल को अनएम्प्लॉयमेंट का ज्यादा से ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स टू अचीव दिस SDG 8। हमारी जो लेबर है वो एक्सप्लॉइट हो चुकी है, वो एक तरीके से अपने कंफर्ट से निकल ही नहीं रही। उसे पता ही नहीं है कि वो जो 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, या जो एक तरीके से एक दिन की दिहाड़ी निकाल रहा है, वो इससे इसके अलावा भी क्या क्या कर सकता है। वेल, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं रहा। इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारे कंट्री के अंदर बहुत है, और मैंने आपको बता दिया था इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है। दूसरा मेजर रीजन ये था कि हमारे कंट्री के अंदर बेसिकली स्टार्टअप्स के ऊपर काम वगैरह हो रहा है, सही है, यूथ प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, सही है, लेकिन देर आर नॉट दैट मच पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उन स्टार्टअप्स वगैरह को फंड करें। दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। हमारे कंट्री के अंदर हमारी यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन स्टिल वी लैग समवेयर। दीज आर सम ऑफ द मेजर लूप होल्स इन आवर सिस्टम, इन आवर कंट्री, जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग प्रॉपरली आप कह लो इन लूप होल्स को या तो खत्म करके या इनके साथ अल्टरनेटिव ना कर। जैसे हम जैसे हम अल्टरनेटिव लाएंगे, देन वी कैन यू कैन से इम्प्रूव और ग्रोथ इन SDG 8। अच्छा, वैसे ये 2021 का डाटा था जो मेरे पास अभी है, लेकिन वैसे बता देता हूँ मैं। और शायद इनमें से कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि अभी भी मार्केट के अंदर है, लेकिन बात आती है कि पे स्केल आपको वो नहीं मिल रहा। अगर मैं वैसे बात करूँ 2021 के अंदर या 2022 के अंदर कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड थी। अकाउंटेंसी की जॉब्स डिमांड थी पाकिस्तान के अंदर, IT की जॉब्स थी, आप कह लो मार्केटिंग की जॉब्स थी, क्रिएटिव डिजाइनिंग की जॉब्स थी, जो एविएशन मैनेजर्स होते हैं, मतलब कि जो एयरपोर्ट्स की निगरानी या एक तरीके से जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट स्टाफ होता है, वो जॉब्स थी उनकी आई हुई थी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पाकिस्तान के अंदर 2021 तक या 2022 तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, उनकी मैनेजमेंट की जॉब्स थी। साइबर सिक्योरिटी का हब था पाकिस्तान। और एक तरीके से मैं कहूँगा कि सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत, स्टिल देयर आर मोर सॉफ्टवेयर हाउसेज इन पाकिस्तान, लेकिन 2022 तक देयर वर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेज। और एक तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज अब यहाँ तो पाकिस्तान से अपना सब कुछ बोरिया बिस्तरा बांध कर कहीं और चले गए, कहीं और किसी और कंट्री के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, या उन्होंने कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया। और एट द एंड मैं यही कहूंगा कि जो SDG, नेक्स्ट स्लाइड में, एट द एंड मैं वैसे यही कहूंगा कि SDG 8 हमें किस तरीके से मोटिवेट करता है। ये मोटिवेट हमें करेगा एक ऐसी दुनिया बनाने में जहाँ पर हमारी पहचान हमारे काम से होगी, हमारे काम से होगी। ऐसी दुनिया बनाने में हमें मदद देगा जहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं, और नौजवानों तक या तमाम लोगों तक वो अपॉर्चुनिटीज जब पहुंचेगी, उनको एक्सेस मिलेगा, तो जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट बेस्ड होगी, और वो इक्विटेबल होगी, बराबरी के साथ होगी। और प्रोस्पेरिटी, फलाह यूनिवर्सल होगी। वहाँ पर हर जगह पर कामयाबी देखी जाएगी। अगर वैसे बात करूं तो
तीनों साइड्स पर, मैं कह लो तीनों फैक्टर्स कह लो, चाहे वो सोसाइटी का फैक्टर हो जाए, चाहे वो इन्वायरमेंट का फैक्टर हो जाए, और चाहे वो इकोनॉमिक का फैक्टर हो जाए, SDG 8 can help us to be sustained या get sustained in these factors equitably, अगर हम लोग SDG 8 को प्रॉपरली लेके चलें। अच्छा, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन SDG 8। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई लिंक्डइन और ऑन माई जीमेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास ब्लॉक एसोसिएशन का लिंक्डइन अकाउंट है, यू हैव और व्हाट्सएप नंबर्स एज वेल, यू हैव ऑल्सो और इंस्टाग्राम, डीएड का भी आपके पास होगा, नहीं होगा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी शेयरिंग इट। इफ यू विल बी हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। और नमूना, अब आई थिंक सो वी कैन स्टॉप और स्क्रीन शेयर। गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड to ask a question, or either you can type in the chat box. Feel free. Yes, Tayyaba, you have raised your question. Sorry, you have raised your hand. आपने बोला था ना स्टार्टिंग में कि जो हैं मतलब स्टूडेंट्स वो अपने प्रोफेशनल से हट के जो हैं वो डिग्रीज चूज़ कर लेते हैं, लेकिन इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे अफेक्ट तो होता है, लेकिन उनके पास भी तो ऑप्शंस नहीं होती हैं ना। जैसे कि एक उन्होंने 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम किया है किसी भी कोर्स में, जैसे बिजनेस का है, बीबीए किया है, ठीक है ना, लेकिन बीबीए के बाद देखें आगे क्या स्कोप बनता है, आगे वो कहाँ पे जाएं। और अब जो है, अब तो मतलब ग्रेजुएशन की इतनी वो नहीं रह गई है, वर्थ रह गई है, अगर हम आगे और मज़ीद कुछ ना करें जब तक, तो उसके मतलब अलावा जो है हमें काम वग़ैरह ज़्यादा अच्छा नहीं मिल सकता। तो फिर इसमें उनकी भी तो गलती नहीं है ना, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं होती हैं, तो वो क्या करें? थैंक यू सो मच तैयबा। अच्छा, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैंने ऐसे नहीं कहा था शुरुआत में था, मैंने ये कहा था कि इनफॉर्मल इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पर एक पर्सन जो है वो शिफ्ट करेगा, मतलब कि वो डिग्री की चेंज नहीं करेगा, वो अपना प्रोफेशन जैसे ही वो ग्रेजुएट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के मी बीइंग एन एनवायरमेंट साइंटिस्ट, मैं एनवायरमेंटल साइंसेस की फील्ड हट कर मैं बीबीए की तरफ चला जाऊँ या मैं बिजनेस की तरफ चला जाऊँ, और हालांकि मुझे उसकी एक भी चीज पता ना हो, मैं इन्वेस्ट कर दूं और मैं अपने आप को एक बिजनेसमैन कहूँ, वो मेरे लिए मेरी इनफॉर्मल इकोनॉमी होगी कि मैं अपनी फील्ड से हट कर मैं किसी और फील्ड की तरफ चला जाऊँ। मैं डिग्री का बात नहीं कर रहा था, और ये था। अच्छा, इसका आंसर ये है कि आप जब 4 साल की डिग्री करते हो ना, देर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आप इस फील्ड के साथ ये वाली फील्ड जरूर किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक कर रही है। अगर डायरेक्टली लिंक करिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई स्टूडेंट IR करे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े, आफ्टर ही और शी बीइंग एन IR स्पेशलिस्ट, वो एक तरीके से पॉलिसी मेकिंग की तरफ जा सकता है, वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो साथ ही साथ यूनिसेफ के साथ या एक तरीके से टीचर भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि ही और शी नोज हाउ टू मेक पॉलिसीज, ही और शी नोज कि किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है या एक तरीके से काम किया जा सकता है इस सेक्टर के अंदर रह के, क्योंकि यूनिसेफ इज ऑल्सो दैट इंस्टीट्यूशन जहाँ पर पॉलिसीज वगैरह के साथ काम करने के अलावा दे यूजली गो फॉर एजुकेशन थिंग, एजुकेशन राइट्स, या आप कह लो एक तरीके से प्रोजेक्ट्स। अगर मैं इन्वायरमेंटल साइंसेज के बैकग्राउंड से दूं तो ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि इन्वायरमेंटल साइंसेज वाला एक तरीके से वो पॉलिसी मेकिंग की तरफ जा सकते हैं, वो IR वाले फील्ड के अंदर जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेज वाला एक तरीके से टीचर भी लग सकता है, इन्वायरमेंटल एजुकेटर। इन्वायरमेंटल साइंसेज पढ़कर आइदर ही और शी कैन गो टू स्पेस स्टडी ऑल्सो, जो स्पेस की स्टडी होती है। ऑल्दो इन्वायरमेंट से उसका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्पेस स्टडी के अंदर भी वो जा सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, जो आप कह रही थी ना कि उन लोगों को काम करना पड़ता है और इसके अलावा कोई चारा नहीं, चारा है। Why don't he or she try to look for more opportunities instead of still doing that 9 to 5 job? यहाँ एक तरीके से अभी आपने कहा ना कि बीबीए पढ़ के तो वो किसी और टीचिंग का था या जो भी कहा था, आई स्टिल फॉरगेट, लेकिन वो किसी और फील्ड की तरफ चला जाएगा, लेट्स सपोज।
why or he or she do not search for those opportunities जहाँ पे उसका असल पोटेंशियल अनलॉक होगा। लेट्स सपोज कि बीबीए करने के बाद एमबीए करे, स्टिल मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान के अंदर या किसी और आप कह लो पाकिस्तान के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर बीबीए के अलावा, सॉरी, पाकिस्तान या किसी और कंट्री के अंदर बैचलर्स के बाद कोई फोकस ज्यादा नहीं है। एटलीस्ट आप एमएस करो, एटलीस्ट आप एमफिल करो, तब जाकर आपका किसी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट होगी, डिसेंट वर्क आपको तब जाके मिलेगा। आइधर आप काम करो, जो बीबीए वाला है, जो आपने एग्जांपल दिया, आइदर यू कैन गो टुवर्ड्स एमबीए, एमबीए करने के बाद यू कैन गो टुवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, और बैंकिंग सेक्टर के अलावा आप जाओ। स्टिल मुझे बीबीए का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये है कि बीबीए इज नॉट जस्ट ए 9 to 5 जॉब ऑफ बैंकिंग। देर आर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दिखा सकते हो, क्योंकि आपने बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती है अपने 4 साल और जमा 2 साल जो एमबीए किया होता है, टोटल 6 years की डिग्री के अंदर। ये भाई, आई एम होपिंग कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका हो। डू लेट मी नो। सही है। एक और क्वेश्चन, अब आपने बोला था कि पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, लेकिन वो तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब पाकिस्तान में। वहाँ पे तो आपको ब्रेक, अगर आप थक गए हो तो आपको ब्रेक देने के बजाय मतलब ब्रेक मिलती है, या ये सब कुछ आपने बोला ना होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो ओवर टाइम लगवाया जाता है, आपको गधा बनाया होता है, बस काम करो, काम काम काम, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पे भी नहीं किया जाता। अच्छा, तो रिगार्डिंग द पर्सनल डेवलपमेंट, पाकिस्तान में ऐसे कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, मैंने उनको विजिट नहीं किया हुआ, लेकिन आई स्टिल सी ऑन द सोशल मीडिया जो उनकी कैंपेन्स वगैरह लॉन्च की जा रही होती हैं, जहाँ पर वो अपने वर्कर्स की पर्सनल डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली ध्यान देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दे देता हूँ कि देयर इज अ कॉर्पोरेट कंपनी जो आईबेक्स है। आईबेक्स इज अ कॉर्पोरेट कंपनी जिनकी ऑफिस है वो है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अंदर। और मैंने इनको फॉलो नहीं किया हुआ, लेकिन जो भी उनकी सोशल मीडिया कैंपेन्स आती हैं, मोस्टली वो उनको ये बताते हैं कि अपार्ट फ्रॉम गिविंग देयर एम्प्लॉयज अ फुल 9 to 5 जॉब, वो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी प्रॉपर्ली ध्यान देते हैं, या उसका भी ध्यान रखते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनका जो एम्प्लॉय है, उनका सॉरी जो वर्कर है, वो 9 to 5 काम करके प्रॉपर्ली ड्रेन हो जाए, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि उनका जो एम्प्लॉय है वो 9 to 5 जॉब के साथ प्रॉपर्ली स्किल्स एक तरीके से रिफ्रेश रहे और अपनी जो स्किल्स है उनके ऊपर भी काम करे। दूसरी बात है ओवर टाइम की। अ, अच्छा, थोड़ा सा अब इसमें रोला ये आ जाता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या चाहे आप हो या चाहे कोई भी पर्सन हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी स्पेशली। लेट्स सपोज कि मैं हूँ, मेरा ये दिल करेगा कि अगर मैं ओवर टाइम करूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा करूँ, क्योंकि मैं उसके बाद ही मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, देन आई विल बी एबल टू अपस्टैंड, एंड मैं अपनी फैमिली को प्रॉपर्ली सस्टेन कर पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली की जरूरियात को पूरी कर पाऊंगा, मैं उनके हेल्थ केयर का, उनके एजुकेशन सिस्टम का ध्यान रख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी डिसेंट सैलरी मिल ही नहीं रही। अगर मेरी डिसेंट सैलरी मिलेगी, लेट्स सपोज कि मेरी अभी जॉब हुई है और मुझे 40,000 मिल रहा है, ठीक है। मैं पाकिस्तान के अंदर 40,000 इज नॉट दैट मच अमाउंट के आप लोग प्रॉपर्ली सस्टेन कर पाओ। मैं पूरे 30 दिन महीने के अंदर ओवर टाइम करता हूँ लगातार, 3-4 घंटे का ओवर टाइम करता हूँ। मैं 9 to 5 की जॉब है मेरी, और मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ। मैं 8 बजे घर जाता हूँ, 11 घंटे बनते हैं एक दिन के। और आफ्टर दैट थिंग मुझे तकरीबन हर दिन का 300 कह लो, और आप कह लो वो मुझे मिलते हैं, बल्कि 1000 कह लो, मुझे हर दिन के 1000 मिलते हैं। और मेरी टोटल जॉब है 40,000 रुपीज़ की। मेरे ओवर टाइम की होगी 30,000 रुपीज़। 70,000 रुपीज़ के अंदर मैं अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली का प्रॉपर्ली ध्यान रख पाऊंगा। ऑल्दो आई एम रियली ड्रेन्ड, मेरा ध्यान अपनी फैमिली के ऊपर होगा एज रादर देन टुवर्ड्स माई पर्सनल डेवलपमेंट। कि मैं पहले, अगर मैं अपने आप को खुद, अपने जहन का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, एट दी एंड देयर विल कम अ टाइम जहाँ पर मेरी सेहत जवाबदेह हो जाएगी
कि बस करो, मैं चाहते हुए भी जॉब नहीं कर पाऊंगा और मेरी फैमिली की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाएंगी। ये हमारी पाकिस्तानी कौम का अलमिया है, या आप कह लो हमारी पाकिस्तानी कौम के अंदर ये चीज़ बैठ चुकी है। और इसके अंदर देर आर अ लॉट ऑफ बीइंग्स जो कि रिस्पॉन्सिबल। इसके अंदर बेसिकली सॉरी इसके अंदर बेसिकली हमारी गवर्नमेंट भी एक तरीके से थोड़ी सी जिम्मेदार है। अपार्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट, बेसिकली प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी जिम्मेदार है। गवर्नमेंट इस तरीके से जिम्मेदार है कि उन्होंने लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर यही क्या हुआ है कि मेरे ख्याल से 25 या 30 हज़ार आपको कम से कम आपकी मिनिमम वेज बनती है, अपार्ट फ्रॉम योर फेयर वेज। और जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो 25 से 30 हज़ार की बजाय भी 20 या 15 हज़ार देंगे। और चूंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी आवाम ये कहेगी कि चलो ठीक है, ना मिलने से भी ये 15-20 हज़ार बेहतर है। और जब वो उस तरफ जाती है, दे आर बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज। और वो एम्प्लॉय जो कहेगा कि यार मुझे ये फाइल आज की आज चाहिए, बेशक आप ओवर टाइम लगाओ, ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ेगा। 1 से 2 महीने के अंदर वो प्रॉपर्ली ड्रेन हो जाएगा। तीसरे महीने से वो एक तरीके से रोबोट बन जाएगा, 9 to 5 जॉब करेगा, ताने सुनेगा, डांट सुनेगा, 8 बजे वापस आएगा। और जो उसने प्रॉपर्ली सारा सीखा था, जो उसकी स्किल्स थी, जिनको वो समझता था कि यार इस चीज के ऊपर मैं काम करके पाकिस्तान के लिए या अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकता था, सब कुछ खत्म हो गया। एवरीथिंग विल शैटर अपार्ट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस, यही यही तो मतलब पॉइंट था, लेकिन फिर मतलब बंदा क्या करे, वो तो मतलब फेड अप हो जाता है, तो उसका ना मूड सही है ना कुछ सही है, तो फिर वो इस तरह कैसे उसका गुजारा होगा बेचारे का। मेरा वैसे यही मशवरा वैसे सबको यही होगा कि अगर कोई गुड अपॉर्चुनिटी आती है, सॉरी, अगर कोई गुड अपॉर्चुनिटी आती है, प्लीज टू सर्च फॉर दैट। सर्च करते रहा करो, चाहे जितना भी आपको देर लगे। लेकिन यही है कि सर्च करने के बाद देर आर सम गुड अपॉर्चुनिटीज एट द एंड जो आती हैं, और जो आपके पोटेंशियल को प्रॉपर्ली अनलॉक कर देती है। कुछ कंपनीज आपको प्रॉपर्ली समझती हैं कि यार दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर्च करते रहना चाहिए। हमारी कौम का ये भी अलमिया है ना कि हमारी पाकिस्तानी कौम, आप कह लो कि वो सर्च करती नहीं, वो टूट जाती है। वो कहती है बस ठीक है, चलता है तो चलते रहने दिया करो। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, आप सर्च करते रहा करो। आपको अगर 99 जगहों से रिजेक्शन आ रही है, तो उसके बाद एक ऐसी जगह आएगी जहाँ से आपको अप्रूवल की आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और वो अप्रूवल उन तमाम 99 जॉब से बेहतर होगी, 99 जगहों से बेहतर होगी। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल चुका हो। यस बुशरा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे अब देखें, अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ लोग मतलब कुछ कंपनीज और कुछ इस तरह के जगह होते हैं कि वो खुद बंद कर देते हैं अपनी कंपनी को, शायद उनका अच्छा नहीं चल रहा होता, मतलब बैकग्राउंड और इस टाइप की उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ होती हैं, तो उसमें एम्प्लॉयज़ का तो कसूर नहीं होता, तो मुझे लगता है कि उनके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी जो है वो खुद से उनको देनी चाहिए, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयज़ की वजह से तो वो सब कुछ बंद नहीं ना हो रहा। जैसे कि है एग्जांपल मोनाल इस्लामाबाद, अब वहाँ पे कितने सारे एम्प्लॉयज़, मैंने मतलब रिपोर्ट पढ़ी थी तो मैंने उसमें देखा था कि 1600, हो सकता है उससे ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हों, तो उनका तो कसूर नहीं है ना, तो वो बेचारे क्या करें। अच्छा, अब ऐसे ये वाले ना कुछ ऐसे केसेस आपके लिए स्पेशल हो जाते हैं, या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। जो आपने पहले पहले बात की ना, इस ये एग्जांपल जो आपके क्वेश्चन है थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाती है। जो आपने पहले पहले बात की थी ना, उसका आंसर ये था कि जो बिजनेस एक तरीके से लॉन्च करते हैं ना अपना, उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है। लाइक इट इजंट अबाउट लाखों, इट्स अबाउट करोड़ों या अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती है। और वो एक्सपेक्ट भी यही कर रहा होता है कि आफ्टर सम टाइम, 2 नहीं 3 नहीं, चलो 6 महीने के बाद उसको प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा परसेंटेज की बात में नजर आएगा, लेकिन
नजर जरूर आएगा। जब उसको प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा होता ना, वो सारे का शिकार हो रहा होता है, वो लॉसेस का शिकार हो रहा होता है। और हमें ये भी नहीं पता नहीं होता कि जो बिजनेस ऑनर है, आइदर उसने कोई लोन वगैरह लिया होता है या नहीं लिया होता। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स के जो उसे मजबूर करते हैं बिजनेस ऑनर ऑनर को उसका बिजनेस खत्म करने के लिए। और फिर एम्प्लॉयज को दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, और देन दे ही आइदर ही और शी उस उनको वही एक लो इनकम जॉब की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि ना से कुछ हाँ तो सही, कुछ बेहतर तो सही। जो आपने मुनाल जो आपने मुनाल इस्लामाबाद की एग्जाम्पल दी है, उसका ये था कि एक तो उन्होंने जगह दूसरी ली हुई थी। अगर मैं ऐसे बताऊं तो जो मारगा हिल्स है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, मारगला हिल्स आर कंसीडर्ड एज ऐसे लैंड या किसी प्रोटेक्टेड लैंड के तौर पे आते हैं। मतलब कि उस लैंड के ऊपर, मारगला हिल्स के ऊपर, आप किसी भी चीज की प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। एंड अभी तक उन्होंने, मुनाल ने किस तरीके से अपने आप को स्टे इन कर लिया इतने सालों तक, हैरत की बात है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक और ये सब कुछ हुआ था, हाई कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट था, आई डोंट नो, मैंने तो इसको मैं सर्च नहीं किया था। लेकिन जो क्योंकि और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दे हैव टू शट डाउन। और अब जो एम्प्लॉयज हैं, आइदर दे हैव टू सर्च फॉर देयर जॉब्स इन इस्लामाबाद या इन पिंडीज रेस्टोरेंट। गवर्नमेंट के पास एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। अगर मैं कहता ना कि यार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, अ, आपकी गवर्नमेंट सॉरी, या आपकी मिनिस्ट्रीज, मुनाल के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से अल्टरनेटिव पे जॉब्स की प्लेसमेंट जरूर दे दी थी। लेकिन चूंकि आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, नो वन कैन गिव राइट नाउ द जॉब्स टू दोज पर्सन्स। उनको खुद ब खुद आप कह लो सर्च करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। थैंक यू गाइस फॉर वेटिंग, आई एम बैक। अच्छा बुशरा, आपने हैंड रेस किया हुआ था, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन काफी देर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज मुझे खुद नहीं अंदाजा हुआ कि शायद टाइम जो है ना, टाइम का नहीं पता चला। तो खैर मैंने अभी ज्वाइन किया, तो वैसे मुझे पता चल गया कि 8th SDG जो है उसको डिस्कस किया जा रहा था, तो थोड़ी सी मैंने ज्वाइन किया अभी, जब ये तैयबा जो हैं ये क्वेश्चन रेज कर रही थी। मैं थोड़ा सा ऐड कर सकती हूँ इसमें, उनके क्वेश्चन के आंसर में? श्योर मिस बुशरा, श्योर। थैंक यू। बेसिकली मैं खुद एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, एंड इनकी बात से मैं थोड़ा सा इस तरह से अग्री भी करती हूँ, और कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगी ताकि इनका पॉइंट भी क्लियर हो जाए। देखिए, जैसा कि हमें पता है सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, ठीक है। और अगर बात करें ना बिजनेस की, तो मैं कहूँगी बिजनेस के भी 3 पिलर्स हैं।
एक उसमें अपॉर्चुनिटी आ जाती है, एक असेसिबिलिटी आ जाती है और एक कंसिस्टेंसी आ जाती है। इन तीनों में से एक भी चीज मिसिंग हो तो आप बिजनेस को जो है ना वो लेके नहीं चल सकते। आया कि वो बिजनेस की डिग्री हो या आप उसमें जॉब कर रहे हो या आप उसमें बिजनेस कर रहे हो, तीनों चीजें जो है इन तीनों चीजों के बगैर अधूरी हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना अगर बात हम करें ना अपॉर्चुनिटीज की, तो मैं आपको बताऊं अभी मेरी डिग्री को 1 साल हुआ है, 2 सेमेस्टर्स अभी हुए हैं, लेकिन वाकई में दानियाल भाई की बात से मैं बड़ा अग्री कर रही थी कि इन्होंने बोला कि आप सर्च करते रहा करें। उनका मतलब था आप अपॉर्चुनिटीज तलाश करते रहा करें, ठीक है, जहां मिले अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। ठीक है। और इससे ये होता है कि वाकई में 100 जगहों पे जो है रिजेक्शन हो जाएगी तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं आपको वो जो है ना वो अप्रूवल भी देंगे, राइट। अच्छा, तीसरी बात ये आ जाती है, आपने वो मनाल की एग्जांपल दी, तो इसमें ना 2 तरह की चीजें आ जाती हैं। एक तो ये कि अगर आप बात कर रही थी कि एम्प्लॉयज का कसूर नहीं था या वट एवर, कुछ इस तरह से वो बंदा खुद नहीं कमा रहा है इस तरह से, उसे इकोनॉमिकली फायदा नहीं हो रहा तो उसने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। बिजनेस में ऑब्वियसली आप भी एक बिजनेस स्टूडेंट है तो आपको इस चीज का पता होगा कि इसमें एक टर्म होती है गोल्डन शेक हैंड की। जब कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को निकाला जाता है ना इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से, उसको गोल्डन शेक हैंड दिया जाता है। उसको जो है लाइक एक प्रॉपर पेंशन नहीं उसके बाद उसकी होती, लेकिन उसको एक कह लें पैसे कुछ दिए जाते हैं इतनी अमाउंट में कि या तो वो अपना कुछ स्टार्ट कर सके, ठीक है, या वो कहीं और अपॉर्चुनिटी जो है उसे ग्रैब कर सके उसके जरिए। यहाँ बात जो मनाल की थी, इसमें ये सिचुएशन थी, इसमें वो गोल्डन शेक हैंड नहीं दे सकते थे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ उसूलों की खिलाफ वर्जी की थी। लाइक उन्होंने ऐड कर दी हुई है ये बात कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं उन्होंने उस जगह को जो है वो कह लें कि एक हमारे वो इकोसिस्टम का हिस्सा इस तरह से कह सकते हैं। तो ऐसी जगह को हम अपने, जैसे आप मिसाल ले लें, एक जंगल है, ठीक है, वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अगर हम वहां उस जंगल को काट के वहां पे इंडस्ट्री लगा लेंगे तो देखा जाए तो ये उसूलन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही सिचुएशन थी, यही कह लें कि वहां पे उनका रेस्टोरेंट जो है ऐसी जगह पे था जो कि उसूलन गलत था। दैट्स व्हाई हुकूमत ने नोटिस लिया इस बारे में कि नहीं, ये इसको बाकी में इसमें एम्प्लॉयज का कोई कसूर नहीं था वट एवर, लेकिन वो इतना इस वक्त कमा चुके हैं कि वो एटलीस्ट कहीं और या शुरू कर लेंगे या जो है वो कहीं और उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी और मिल जाती है, ठीक है। और थर्डली ये कि अगर मैं आपको यहाँ से अपनी एग्जांपल दे दूं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी मेरी डिग्री को 1 साल हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मेरी बिजनेस की डिग्री, मैंने बड़े लोगों से इवन ये भी सुना कि ये तो वेलों का डिपार्टमेंट है। मुझे बुरा भी लगता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इनकी बात को गलत प्रूव करना होगा और इसके लिए जरूरी था कि अपॉर्चुनिटीज तलाश की जाए, ना सिर्फ तलाश की जाए, क्रिएट की जाए, ग्रैब किया जाए, दूसरों को भी दी जाए। और मैंने इसमें, मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इसमें यह कि मैंने जो है यहाँ से स्टेप लिया, चूंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो मेरे पास इतना कोई पैसा नहीं था कि मैं कोई अपना स्टार्ट करती कोई स्टार्टअप, ठीक है। मैंने सिंपली एक आइडिया दिया, वो मेरा रिजेक्ट हो गया, डायरेक्टर सर को दिया, दूसरा दिया रिजेक्ट हो गया, तीसरा दिया वो एक्सेप्ट हो गया। और वो आइडिया क्या था, उस पर इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में सितंबर में इनिशिएट जो है ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो लेने लगे हैं। हमारे बिजनेस डिपार्टमेंट के साथ एक ग्राउंड है, ठीक है। तो उस ग्राउंड को जो है मैंने सोचा, मैंने कहा ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे हल्की फुल्की घास लगी है, बच्चे यहाँ पे खेल खुल के चले जाते हैं और इसके लिए ग्राउंड्स और भी हैं खेलने के लिए। तो अगर एक तो ये बिजनेस डिपार्टमेंट के साथ है, अगर हम इसको बिजनेस हब बना दें तो क्या ही अच्छा हो, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स के मौके मिलेंगे, अपना वो स्टडीज के साथ साथ एटलीस्ट भी इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी फी पे कर लेंगे, ठीक है। और उसमें आइडिया क्या था, उसमें हमने ये तरीकेकार अपनाया कि हमने डिफरेंट फूड ब्रांड्स जो है ना उनके साथ कोलैबोरेट करके, और वहाँ पे हम कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे, वहाँ पे हम
इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से जो है हम लोगों को जो है उनसे पूछ के और पोर्टेबल इको फ्रेंडली जो है बूथ्स जो है ना हम वो लगाएंगे और वहां से उनका एक कहने का बड़ा एक अच्छा वो सिस्टम बन जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी में खाने का मेन मसला था और इससे ये भी हल हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का मसला भी हल हो जाएगा। स्टूडेंट्स डिग्री के बाद जब कहीं जाएंगे तो वो बता सकेंगे कि मैंने फलां जो है जगह पे इंटर्नशिप की, मैंने वहां पे मेरा एक्सपीरियंस है, तो इससे उनको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जिसमें मैंने लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स है मेरी। तो ये कहने का मकसद ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज तलाश भी करें और क्रिएट भी करें। क्रिएट कैसे करें? आइडिया आप राइट पर्सन को दें, खुद ब खुद जो है वो इसमें आ जाएंगे। वेरी शॉर्ट मैं अपनी बात को क्लोज करूंगी। मैंने मेरे इन्हीं आइडियाज की वजह से रिसेंटली मेरी सिलेक्शन जो है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर जो कि लम्स के साथ है वहां पे हुई, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ है। इन दोनों जगहों पे 2 ऑफिसेज मुझे मिले हैं। मैं कहीं भी जाके अपना आइडिया जो है वो दे के एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो है वर्क कर सकती हूँ। तो ऐसे ही आप भी अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करें, ग्रैब करें और इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच बुशरा, आपने मुझे एक तो इतना सारा बताया है, उसके बाद जो है आपने मुझे कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट किया है, थैंक यू सो मच। असल में ना आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना उन्होंने वो किया है, मतलब कि स्टेप लिया है। मैं फाइनल ईयर की हूँ, आप सेकंड सेमेस्टर की हो, और हमने पहले सेमेस्टर से ना अब तक 100 उनको प्लान्स बताए हैं, ये कर लें वो कर लें, इवन के हमने अपनी टैक्स फॉर्म भी बनाई, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो इसमें जो है मतलब हमने अपना सारा रोल प्ले कर दिया, उन्होंने नहीं किया। आपकी यूनिवर्सिटी वालों को अप्रिशिएट करूँगी मैं कि उन्होंने स्टेप लिया, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस बात को मैं ऐसे क्लोज करूंगी कि अगर आपका एक जगह वहां नहीं ना बना, नहीं ना उन्होंने बात सुनी, कोई बात नहीं। सिर्फ आपके लिए ना ही आपकी जिंदगी वहां खत्म हुई है और ना ही अपॉर्चुनिटीज खत्म हुई है। आप जब गोरों को पकड़ो, आपका आसान हल बताने लगी हूँ। मैंने क्या किया, मेरी आदत है लाइक मैंने लिंक्डइन अकाउंट भी बनाया है या इंस्टा भी बनाया है, तो मैं ना वहाँ देखती हूँ मेरी फील्ड से रेलिवेंट प्रोफेशनल लोग कौन है, उनके साथ ना मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। किसी से हो जाए तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा साबित हो जाता है, ना हो तो ठीक है, नहीं तो ना सही। मैंने ऐसे रिसेंटली तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, मैंने आपको शायद अच्छा लगे, मैंने लंदन के हिलिंगडन के एक्स मेयर से मैंने कांटेक्ट किया रिसेंटली और उनको मैंने अपना आइडिया दिया। सेम मैंने कहा मैं लंदन में ये चीज स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ना वहाँ की भी यूनिवर्सिटी सर्च की जिनमें ये फूड का इशू था। सो मैंने सोचा एक और चीज मैंने सोची, बच्चे यहाँ से पढ़ने जब वहां जाते हैं तो उनको ना एम्प्लॉयमेंट का वहाँ बड़ा रोला होता है, लाइक वो कहीं कोई खाकरोब लगा हुआ है, कहीं कोई गार्ड लगा हुआ है, तो इस तरह से होता है। तो मैंने कहा एक तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एटलीस्ट वो साथ साथ कमा सकेंगे, तो ये वहां पे भी चीज हो सकती है। तो जब मैंने उनको ये आइडिया दिया तो उन्हें ये चीज ना बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने बोला कि फिल वक्त तो मैं मेयर की सीट से जो है वो हट चुका हूँ, मेरा टेन्योर पूरा हो गया, लेकिन हम इस पे जरूर काम करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। उन्होंने मुझे इंटेल रूट्स कंसल्टेंसी फर्म है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, ये उसके फाउंडर हैं, सीईओ भी हैं वो, उन्होंने उसमें मुझे पाकिस्तान से प्रेसिडेंट जो है वो कह लें चूज किया है। ठीक है, अभी 1 महीना हुआ है इस फर्म को बने भी, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक जो है इसकी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी। आपको इसमें भी जो अपॉर्चुनिटीज होंगी, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज इन आवर फर्म। ठीक है, तो ये चीज भी होती है। तो आप ना प्रोफेशनल लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। Thank you so much, Bushra, and thank you so much, Tejaba. And mashallah, Bushra, you're doing great. Allah पाक आपको मज़ीद ऐसी तरक्कियाँ दे. And please everyone, I would suggest you all कि आप लोग अपना LinkedIn अकाउंट जरूर बनाओ, क्योंकि कोई पता नहीं चलता, आपको किसी भी वक्त आपका लक चल जाए और आपका चक्का लग जाए, और either you get contacted by a person from a relevant field, या either you get contacted by a person जो पॉलिटिक्स में है लेकिन किसी बाहरी कंट्री के पॉलिटिक्स में है, और he or she provides you a better opportunity rather than staying in this, आप कह लो जो करंट अगर आप पढ़ रहे हो, या वैसे कह लो कि अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो उसके मुकाबले में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी बताएगा जो आपके फायदे के लिए होगी, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होगी। यस तंजील, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आप अपना सवाल पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। जो सवालात पूछे गए थे उसी से मेरे जहन में भी यही सवाल आया था कि
कुछ वक्त पहले से, बल्कि अभी भी वही चल रहा है। आपको अगर याद हो, फ़लस्तीन के लिए, मतलब उनके साथ यकजहती के लिए जो बॉयकॉट स्टार्ट हुआ था, तो उससे जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज थी, उनके प्रोडक्ट्स को और बाकायदा उन कंपनीज को भी बॉयकॉट किया जा रहा था। तो इससे इकोनॉमिकली पाकिस्तान को किस तरह का इफेक्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा, अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं तो रादर देन गोइंग टूवर्ड्स, अच्छा, इसको इस तरीके से देखते हैं, इकोनॉमिकली बात करते हैं, इसको हम लोग बात करते हैं दो फैक्टर्स के अंदर, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। जो पहले बात करता हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो आपकी एमएनसीज हैं या जो आपकी इंटरनेशनल फर्म्स हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं, वो अपने बिजनेसेस को प्रॉपरली क्लोज करके पाकिस्तान से जा रहे हैं या जा चुके हैं। मेजॉरिटी में ये कह सकता हूँ कि कल या परसों की रिपोर्ट है, इसका वैसे इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको वैसे एग्जांपल के लिए भी बता दूं कि जो टोटल आपकी पेट्रोलियम है, टोटल पेट्रोलियम है सोल्ड इट्स ऑल शेयर्स, पाकिस्तान के जितने भी शेयर्स थे, और वो यहाँ से प्रॉपरली क्लोज करके जा चुकी है, और ये परसों की बात है। इसी तरीके से मैं वैसे बता देता हूँ कि आपकी कुछ ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान ने एज आपका बॉयकॉट किया है, जो प्रॉपरली यहाँ से जा चुके हैं, और यहाँ तो वो स्टिल दे आर वेटिंग कि आइदर उनके प्रोडक्ट्स वगैरह बिक जाए या नहीं बिक जाए, या एक तरीके से वो कश्मकश में मेजोरिटी जा चुके हैं, और 1 से 2 महीने के अंदर या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर बाकी सारे भी चले जाएंगे। इकोनॉमिकली एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इवज या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की गर्ज के अंदर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, और बहुत आप कह लो झटका लगेगा पाकिस्तान को हालिया आने वाले दौर के अंदर। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जो आपके पाकिस्तानी लोकल इदारे हैं या आप कह लो पाकिस्तानी लोकल बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपने ऐसे ये वाले आप कह लो साइमल्टेनियसली अपने बिजनेसेस खोले हैं, जिनकी आप कह लो जो सारी मैन्युफैक्चरिंग है और सारी की सारी फॉर्मुलेशन है, वो पाकिस्तान के अंदर ही बन रही है, और वो कम दामों पे बन रही है। एक तरीके से सप्लाई और डिमांड का है ये। सप्लाई आपकी पाकिस्तानी अवाम को वही चाहिए थी, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे वो पाकिस्तानी इदारों से हो, सप्लाई वही है, वो कम नहीं होने वाली। एज आपकी जो एमएनसीज हैं या जो आपकी इंटरनेशनल फर्म्स थी, वो सारी की सारी चली जा चुकी हैं। पाकिस्तानी इदारों को ये मौका मिला, पाकिस्तानी बिजनेसेस और कॉर्पोरेट्स को ये मौका मिला कि वो इनमें इन्वेस्टमेंट करें। वो इस सेक्टर के अंदर आई, उन्होंने डिमांड को देखते हुए सप्लाई अपनी स्टार्ट कर दी, उन चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर दिया, और सप्लाई उनकी बहुत ज़्यादा बन चुकी है, डिमांड भी उतने ही तरीके या उतने ही स्पीड से आ रही है। अगर मैं वैसे बात करूं तो जो आपका ग्रॉस नेट प्रोडक्ट है उसके लिए बेहतर है, सॉरी जीडीपी के लिए। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं इन्वेस्टमेंट की गर्ज के अंदर या इन्वेस्टमेंट के इवज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उनके लिए आपको बहुत झटका लगने वाला है, क्योंकि ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, लेकिन वैसे समझाने के लिए वही सारी कंपनीज इंडिया के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर जाकर अपने इन्हीं हब्स वगैरह को लॉन्च कर सकती है कम कीमत पर, और उनको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सकती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि एट द एंड उनका भी यही मकसद होता है कि उन्होंने प्रॉफिट कमा के जाना। सो आई होप तंजील आपको मेरा पॉइंट समझ आ चुका है। जी सर, और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब बाहर की तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, उसकी तो मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आईएमएफ बनाता जा रहा है, उसकी वजह से तो और ज़्यादा सख्त होती जा रही है। जैसे आपने कुछ कंपनीज के नाम लिए, उसके अलावा और गाड़ियों की कंपनी, कार मैन्युफैक्चरर्स, ये 3-4 दिन में ही बंद होती जा रही थी। आपने भी शायद पढ़ा होगा इसके बारे में। और इसके अलावा सर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे तो जो चीज़ें हम यहाँ बना रहे हैं, तो क्या वो इस काबिल हैं कि हम इनको बाहर एक्सपोर्ट कर सकें? क्योंकि पहले तो पाकिस्तान की इंपोर्ट रेशो बहुत ज़्यादा है। इतनी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं जितनी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते भी नहीं हैं। और अगर हम किसी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर लेते हैं कि बाहर की जो कंपनीज है वो जा रही हैं, तो उसकी जगह हम अपनी कंपनीज लगाना शुरू कर देते, तो क्या हमारे
हम इस लेवल पर हैं कि हम इनको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? कोई एक एग्जांपल अगर आपके पास है। अच्छा, अभी चूंकि स्टार्ट है इन चीज़ों का, एटलीस्ट पाकिस्तान को एक साल चाहिए होगा कम से कम, कि अपनी जो ये नई मार्केट के अंदर या नए सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स की हो जाए एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जितनी भी कंपनीज आई है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का जो नहीं आई है, उनको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल लगेगा कि पहले अपना प्रॉफिट का तयन कर ले कि उनको प्रॉफिट कितना आ रहा है पाकिस्तान के घर से, ठीक है। और बाहर भेजने के लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, या दो तरीकों से वो कर सकते हैं। आइदर वो जो मालिकान है वो कांटेक्ट कर सकते हैं उस कंट्री की आपके लिए अथॉरिटीज़ को, कि हम लोग आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे अपने प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, जो अथॉरिटीज़ हैं, कि हम लोग इन प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वो मालिकान ऐसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे उन कंट्रीज के अंदर जो इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या उनको शौक होता है इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने का। दे विल बी साइनिंग एन एमओयू। एमओयू के बाद ये होगा कि उन जो मालिकान है, दे विल बी आइदर एक्सपोर्टिंग दोज टू दैट इन्वेस्टर, और इन्वेस्टमेंट एक तरीके से अपना वेयर हाउस बनाने का जिसमें वो सारी चीज़ों को स्टोर कर ले, या वो ही सारी की सारी चीज़ें वो मालिकान के साथ वो इन्वेस्टर्स एक फैक्ट्री बना लेंगे दूसरे ही कंट्री के अंदर, और वही उसकी प्रोडक्शन वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगी। और चूंकि लेबल पाकिस्तान का ही लगेगा कि मेड इन पाकिस्तान, या एक तरीके से क्योंकि कंपनी पाकिस्तान की है, वो प्रॉफिट उसी को आता रहेगा आपके बिजनेस ऑनर को। दिस इज द थिंग, दिस इज द पॉइंट। जी जी सर। और सर लास्टली एक और चीज, वो ये है कि जैसे कुछ कंपनीज हैं जो कि लोगों को फ्री मतलब खाने का की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे जेडीसी होगी, और कई इस तरह की कंपनीज हैं हमारे पास जो कि लोगों को राशन फराहम करती है, डोनेशन फराहम करती हैं। तो व्हाट डू यू से सर, ये किस तरह का इम्पैक्ट देता है हमारी आवाम को? जिस तरह की हमारी आवाम है वो मुफ्त मुफ्त चीज़ों के पीछे ज़्यादा जाते हैं, तो वो इनके आसरे पे बैठे रहेंगे या वो कुछ कर भी पाएंगे आगे ज़िंदगी में अपने? अच्छा, मेजोरिटी ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे जेडीसी हो जाए चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो बाहर से आ रही हैं, ठीक है। और बाहर से आने के बाद, और बाहर से भी मेजोरिटी वो ला रही है जो वहाँ के पाकिस्तानी अमेरिकन हो जाए, या एक तरीके से नेशनैलिटी यहाँ के हो या पैदा वहाँ पे हो, और उन्होंने बाकी सारी अपनी जिंदगी किसी और कंट्री के अंदर गुजारी है, और उनका सारा का सारा जो बिजनेस है या जो उनकी अर्निंग्स है वो बाहर से आई है, एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। एक तरीके से वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो एक तरीके से दे आर अर्निंग देयर ऑन, एक तरीके से सोर्स ऑफ गुड डीड्स। हमारी पाकिस्तानी अवाम ये है कि वो इंटरेस्ट वही दिखाएंगे कि फ्री का मिल रहा है। बेसिकली उनका जो मकसद होता है एक तरीके से तो वही है कि गुरबा को खिलाना है हम लोग। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज, जो बाकी है, मिडिल क्लास हो जाए या अपर क्लास हो जाए, वो भी आती है। अपर क्लास का ये है कि चलो वो वैसे आ जाती है, आइदर टू कंट्रीब्यूट या आइदर टू चेक, एक तरीके से, और हैव अ थिंग और टू। मिडिल क्लास भी आ रही है क्योंकि आजकल हमारी जो कंट्री है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हुई है, तो मिडिल क्लास भी आती है। लेकिन वही है कि सर्च करते रहना जाना चाहिए। हमें ना यार किसी चीज का आस्था नहीं लगाना चाहिए यार। मसला ये है कि इतना ज्यादा टाइम हो चुका है, इतनी ज्यादा आप कह लो साल गुजर चुके हैं, कि हम लोग एक चीज को ऊपर अगर आस्था लगाने के ना कि यार ये कर रहे हैं हमारे लिए तो बस ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन की तरफ वापस चले जाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बाहर की दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है या बाहर के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। हम लोग उन सब चीजों से एक तरीके से बहुत दूर चले जाते हैं, और जब एक तरीके से वो आसरा खत्म हो जाता है ना, तब आपको बहुत ज्यादा लेने के देने पड़ जाते हैं, एक तरीके से आप हलकान हो जाते हो कि अब मैं क्या करूं। वट इज द सोल्यूशन? अगर आपको वो चीज मिल रही है, ठीक है, सब्र करो, शुक्र करो, ले लो, फॉर द टाइम बिंग लो। लेकिन उस चीज को आप अपनी जरूरत ना बना लो कि यार नहीं, ये है बस ठीक है, मैं इसी के ऊपर बैठा रहा हूँ और मैं कुछ ना करूँ, मैं आराम से फ्री बैठा रहा हूँ। दैट इज द बैड थिंग। आपको चाहिए फॉर द टाइम बिंग, जब तक आप तलाश कर रहे हो आप वहां से ले सकते हो, क्योंकि एक तरीके से आपको पता है यार मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे वो मिल जाएगा। जिस दिन आपको वो मिल जाए, उस चीज से थोड़ा थोड़ा किनारा कशी इख्तियार कर लो,
और उल्टा यू कैन कंट्रीब्यूट, नॉट गो, जस्ट कंट्रीब्यूट कि यार चलो ठीक है, कल को मैं इधर आया था, अब मेरी जगह कोई और आ सकते हैं। हम लोग एक तरीके से खुदा ताला उसके दिल में ये बात डाले कि यार ही और शी कैन ऑल्सो लुक एंड स्टार्ट फॉर सर्चिंग। ये आई होप तंजील आपको मेरी बात समझ आ रही हो। जी सर, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर किसी का मजीद भी क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। एज 2 hours and 15 minutes हो चुके हैं, आई हैव अ मीटिंग एन इम्पोर्टेंट वर्क। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल टुमारो ऑन। जाने से पहले मुझे जस्ट ये बता दो कि कल 2 सेशंस लेना चाहते हो, 2 सेशंस बनाते हैं कि 2 SDGs लेना चाहते हो या 1 SDG लेना चाहते हो? 2 कवर करवा दें। सर डिपेंड करता है टाइम पे। लेट्स सपोज कि हम लोग स्टार्ट करें 6 से 9 अगर कहते हो तो, वरना ये है कि 6 से 8:30। SDGs 2 है, SDG 12 की, SDG 13 पे कहते हो तो कल SDG 13 के ऊपर प्रॉपरली टाइम ले लेते हैं जितना करना चाहते हो, ऐसा वो मेजोरिटी का मेरे ख्याल से ताल्लुक भी है अगर कहते हो तो, वरना फिर SDG 12 और SDG 13 एक साथ पढ़ाओ। दानिल भाई, वो जो है ना SDG 13 क्लाइमेट चेंज वाली, वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, काइंडली उस पे एक ही दिन रखिएगा, इसके साथ कोई और अटैच कर लें अगर आपने 2 करनी है तो। अच्छा, इसको मैं SDG 15 के साथ अटैच करूँ, जो SDG 12 और SDG 15 है वो एक साथ पढ़ा दूँ? इफ यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन बताओ सर, मैं फिर ऐसे कर दूँ। चलो ठीक है, कल SDG 13 कर देते हैं। एज वो ब्रॉड टॉपिक है, आइदर वी विल बी स्टार्टिंग एट 6:30 6:15 या 6 o'clock। मैसेज कर देंगे, आपको पहले ही बता देंगे, और मैं मैसेज कल जल्दी कर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली मैं 2 बजे तक मैसेज कर दूंगा कि सेशन कितने बजे होगा, ताकि आप लोग इस तरीके से तैयार हो जाओ। और इंशाल्लाह फिर हम लोग जो SDG 12 रह गया है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का, वो हम लोग उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे SDG 15 से, विच इज लाइफ ऑन लैंड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने आज दोबारा ज्वाइन किया और SDG 8 को पढ़ा। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो ऑन SDG 13 which is climate action and one of my favorite ones. सो मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ आज के SDG के रिगार्डिंग, आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और मैं उसका कोशिश ही करूंगा कि मैं फिर पूरा आप कह लो जी जान से उसका आंसर दे दूं। Thank you once again and Khuda Hafiz. See you all tomorrow on SDG 13, which is climate action. Khuda Hafiz.